1974 में जब पोखरान 1 होता है, उसके बाद इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर आती है। 1970 का ब्लास्ट वाज नॉट टारगेटेड एट पाकिस्तान एट ऑल, इट वाज टू चाइना। पाकिस्तान तो अगले 30 साल के लिए शांत कर दिया था, हमें चीन को शांत करना था। इंदिरा गांधी देन हैड टू फेस द वर्ल्ड नाउ। इंदिरा गांधी वाज वेरी कैटेगोरिकल कि ये एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है। भारत ही एक ऐसा देश था जिसने बिना किसी एस्पियोनेज के वी मेड आवर ओन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इनफैक्ट पाकिस्तान इटसेल्फ स्टोल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एक और बहुत बड़े वृक्ष का बीज 1974 की पार्लियामेंट में रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए किया गया। इसका सपोर्ट करा। भारत ने ये सही कदम उठाया और ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ही वाज ऑलवेज अ मैन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या ये कहना सही होगा कि 1974 से लेकर के 1980-81 तक इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से थोड़ा सा बैकसीट पे? इंडिया थोड़ा सा वीन अवे करता है वेस्टर्न पावर से और वहां पे काम आता है नेहरू का वो आइडिया। लेकिन एक चीज तय है कि भारत बम बनाने के लिए 1980 पे एक और बहुत बड़ी घटना होती है भारत। वो घटना ये होती है कि वेस्ट इंडिया में बोला गया 1974 टेस्ट जो है वो फेलियर था, एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं था। या ये अगेन एक कोशिश थी इंडिया के अचीवमेंट्स को ना देखने? वेस्ट काफी हद तक उसको डाउन प्ले इसलिए भी कर रहा है बिकॉज मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वेस्टर्न मीडिया कहते हैं 80s तक यूएस पाकिस्तान को F-16 दे देता है, क्लियरली अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान बिकम्स अ ब्लू आइड बॉय फॉर यूएस। हमने अग्नि मिसाइल बनाई, उन्होंने आतंकवादी बना दिया। और आप उसी काल में आप देखते हैं कश्मीरी पंडितों को टॉर्चर करके कश्मीर से निकाला भी जाता है। पाकिस्तान इज F-16, चाइना इज राइजिंग। तब नरसिम्हा राव केम टू द कंक्लूजन कि वी मस्ट। जब ये डिसाइड हुआ कि पोखरान 2 करेंगे, तब CIA का भी डर था। हर 6 घंटे में CIA की सैटेलाइट ऊपर से निकल गई और APJ अब्दुल कलाम जो मेजर पृथ्वीराज का कोड नेम लेकर के वहां पहुंचते हैं। उस समय अमेरिकन को पूरा पता लग गया था कि कब। प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कैन बी पोस्टपोन दिस लॉन्च। 2008 और 16 और 24 ये 3 साल क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स? आवर गोल इज वेरी क्लियर। आसिफ मुनीर जैसे लोग जब इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं तो आपके और मेरे जैसे लोग आराम से सो कैसे पाते हैं? क्यों हमें टेंशन नहीं होती है? कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस आता है बहुत सारे ऐसे लोगों की स्ट्रगल से जिसकी वजह से आज इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावर। एक समय था जब लोग हमें एक गरीब और बिखरा हुआ देश समझते थे, लेकिन तब भी हमारी मिट्टी में एक सपना पनप रहा था जो देखा था होमी बाबा ने, इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने। ये कहानी होमी सेतना और APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट की है। ये कहानी इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे स्टेट्समैन और पॉलिटिशियंस की है। ये कहानी आपके और मेरे जैसे सिटीजन्स की भी है जो एक वक्त भूखे तो रह सकते हैं लेकिन सर झुका करके नहीं जी सकते। ये कहानी भारत की है। भारत जो कि सिर्फ एक देश नहीं, एक सपना है, एक उम्मीद है, एक भावना है और हमारी संस्कृति की धरोहर है। हमारी जो न्यूक्लियर सीरीज चल रही है उसमें एक और धमाकेदार पॉडकास्ट जिसमें 1974 से लेकर 2047 तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है ये सब डिकोड करेंगे सृजनपाल सिंह के साथ, द शार्पेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ब्रेन इन द कंट्री। तरुण बिंद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो। इससे आपको अगले पॉडकास्ट के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाएगा और हमें भी ये विश्वास रहेगा कि हमारे व्यूअर्स पलट के हमें देख रहे हैं। सर थैंक यू हमारे साथ इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री समझने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए। ये जो सीरीज हमारा चल रहा है इंडियन न्यूक्लियर हिस्ट्री, इट्स अ सीरीज पैक विद जियो पॉलिटिक्स। इंडिया की एस्पिरेशन छुपी हुई है इसमें, इंडिया के डर छुपे हुए हैं इसमें, इंडिया की क्षमता छुपी हुई है इसमें। इंडिया वापस से सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है वो राज भी इस पॉडकास्ट में छुपे हुए हैं। तो ये पूरी कहानी डिकोड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे को बहुत प्राइड होता है एज एन इंडियन जब मैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पढ़ता हूँ। यकीन नहीं होता कि एक देश जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, जो जियोपॉलिटिकली स्ट्रगल कर रहा है 1950, 60, 70s, 80s के एरा में, 1990 तक आते हुए बैंक्रप्सी तक की हालत आ जाती है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकता नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहता है। 1991 में लिबरलाइजेशन होता है और उसके बाद इसको पंख लग जाते हैं। 1974 में जब पोखरान 1 होता है, उसके बाद अचानक से इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर
बहुत सारे सप्लाईज कट करने के धमकियाँ, अलग अलग नेशंस की अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। शायद हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होंगे जब हमारे स्ट्रेटेजिक अलाइज भी हमारे साथ खड़े नहीं हुए। शायद एक ही ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट होगा जहां पर रशिया ने कभी इंडिया को कंडेम करा है, और वो भी एक न्यूक्लियर टेस्ट से ही जुड़ी हुई बात है। तो ये पूरा 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा और इंदिरा गांधी की लीडरशिप में, एंड जब जब ये ब्लास्ट हुआ पोखरान में पहली बार, उसके बाद क्या हुआ, कैसे पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया क्या थी? 1974 में जब ये न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, तो एज वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एपिसोड कि हम उस समय ना तो मिलिट्री स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान को हराने में तो माहिर हो चुके थे तब तक, लेकिन तोड़ दिया था बीच में से पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो अगले 30 साल के लिए शांत कर दिया था। हाँ, हमें चीन को शांत करना था, और वो भी चीन को ऐसे शांत करना था कि दुनिया को बहुत एंटेगनाइज ना कर दें। तो एक हद तक हमने चीन को भी शांत कर दिया अगले 20-30 साल के लिए, लेकिन उसका एक बाय प्रोडक्ट ये निकला कि हमने ये नहीं एंटिसिपेट किया था कि वर्ल्ड का रिएक्शन इतना नेगेटिव होगा। हमने एंटिसिपेट किया था कि थोड़ा कंडेमनेशन होगा, थोड़ा लोग बोलेंगे इधर उधर, उसके बाद दे विल फॉल इन प्लेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो 1974 में जब हमने टेस्ट किया तो उस समय इसी एक तरह से एंटिसिपेशन और थोड़ा डर भी था। हमने इसको डिले करने की भी सोची थी, बट होमी सेट ना जस्ट वुडंट लिसन, है ना। सो ही डिड इट, एंड इंदिरा गांधी देन हैड टू फेस द वर्ल्ड नाउ। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में उन्होंने फेस किया, दैट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्शन टू द वर्ल्ड। तो इंदिरा गांधी वाज वेरी कैटेगोरिकल कि ये एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, ये पीसफुल एक्सप्लोजन है। एक तरह से मतलब विरोधाभासी बातें हो गई, पीसफुल एक्सप्लोजन है, लेकिन वी वर ट्राइंग टू मेक अ पिक्चर कि ये पीसफुल है। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम है, स्माइलिंग है, बुद्धा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ है, हम कह रहे हैं पीसफुल है, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इसका वेपन नहीं बनाएंगे। हमने वेपन नहीं बनाया इसका, हमने सिर्फ एक्सप्लोजन किया साहब, है ना। ये भी दुनिया को पता है कि अभी तक हमने इसको डिलीवर करने का मैकेनिज्म भी नहीं बनाया है। मिसाइल नहीं है क्योंकि हमारे पास मिसाइल नहीं है, बस फाइटर जेट भी नहीं है, हमारे पास बॉम्ब ही नहीं है ना। इट इज नॉट इनकेस्ड एज अ बॉम्ब। हाँ। न्यूक्लियर बॉम्ब इज लाइक अ बॉम्ब, इट लुक्स समथिंग, है ना। तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर, वो है ही नहीं कुछ, ये तो बस एक एक्सप्लोजन हो गया। केमिस्ट लैब में जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, ये वैसा। हाँ, बस हाँ, इट वाज अ पीसफुल साइंटिफिक एक्सप्लोजन, एंड इंदिरा गांधी सेड कि आई एम विलिंग टू शेयर दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। This was India's last ditch effort to evade too much of condemnation, कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म और एक्शन ना आए हमारे खिलाफ, तो वी सेड कि हम इसको शेयर भी करने को तैयार हैं। ऑफ कोर्स इंटेंशन नहीं था हमारा, शेयर तो नहीं किया हमने, लेकिन एटलीस्ट वी वर लाइक कि बस हो गया, बस इतना ही था। एंड देन द वर्ल्ड रिएक्शन फॉलोड। प्रॉब्लम ये थी कि वर्ल्ड रिएक्शन सिर्फ हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ही नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि देन द वर्ल्ड इज रेसिंग टू डू टू थिंग्स। एक तो ये कि भारत इस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोजन को बॉम्ब में तब्दील ना कर पाए, फिर भारत ऐसा कोई भी बम डिलीवर ना कर पाए, और भारत की सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में भी अब हम कुछ हेल्प नहीं करने वाले। बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने कनाडा इंडिया वाला सिरस वाला जो मिशन हमने 1960 में हेल्प किया लास्ट टाइम, तब इंडिया ने उसके प्लूटोनियम से तो बॉम्ब बना दिया, तब एक्सप्लोजन कर दिया। सो नोबडी इज नाउ विलिंग टू हेल्प यू इन सिविलियन। सो ना तो सिविलियन में हेल्प करेंगे, वेपन में तो नहीं ही करेंगे, और डिलीवरी मैकेनिज्म भी रोकेंगे, और इससे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम भी रुकना शुरू हो गया, क्योंकि है तो वो भी एक मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसी चीज। एंड तो इस पूरे चीज का परिणाम सबने देखा। एक और बहुत यूनिक बात थी इस 1974 के पोखरान टेस्ट के बारे में, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर थे, उनके अलावा भारत पहला देश था जिसने एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कर लिया था। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो कनाडा में भी थी, लेकिन सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने वाला छठा देश बना। और उससे इंटरेस्टिंग बात यह है, अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया सबसे पहले 45 में। कुछ लोग मानते हैं, अब क्वेश्चनेबल है, कि वो भी नील बोर का नाजी जर्मनी का बॉम्ब था, ब्लूप्रिंट वहां से आया,
और उसको ओपेनहाइमर ने लॉस एलमोस में न्यू मैक्सिको में जो जो पूरी मूवी बनी है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसमें उसको यूज़ किया। अब पूरा यूज़ किया, आधा यूज़ किया, वो कितना था नहीं पता, लेकिन नील बोर वाज आल्सो ग्रेट साइंटिस्ट, उसका कुछ ज्ञान उनके पास गया। 45 में उन्होंने बनाया। 1945 में जैसे ही इन्होंने टेस्ट किया, उसके 1-2 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी एस्पियोनाज हुई। 1945 में न्यूक्लियर बम बनाता है यूएसए मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। मे बी इसमें नील बोर का कुछ एलिमेंट है, जर्मन। फिर 1949 में रशिया सोवियत्स अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाते हैं, उनको ब्लूप्रिंट मिल जाता है एस्पियोनाज के थ्रू। क्लॉशफुच करके एक देयर वाज अ जर्मन इंजीनियर, एंड क्लॉज ने ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स ऑलमोस्ट नो मनी, पैसे की खातिर नहीं किया। ही वाज अ कम्युनिस्ट, सो उसने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की खातिर ही वाज वर्किंग विद ओपेनहाइमर इन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और क्लॉस ने ये पूरा सीक्रेट उठा करके सोवियत्स को दे दिया। और सोवियत्स, जब यूएस को लग रहा था कि सोवियत्स अभी 10 साल बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, पर सोवियत ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब 3-4 साल में बना लिया। तो अब 2 कंट्री के पास आ गया, लेकिन सोवियत के पास एस्पियोनाज से आया। सोवियत, अच्छा फिर थे यूके। अब यूके ने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथी हैं, हमें भी तो दो। तो उन्होंने भी यूएस की टेक्नोलॉजी ले ली और अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। चाइना ने कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, वो तो सोवियत और अमेरिकन का एस्पियोनाज करके बनाया। यानी कि अब तक सिर्फ यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वो भी शायद थोड़ी जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ, जो जर्मनी हार गया। एक और कंट्री इसमें और है, वो है फ्रांस। फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, खुद से बनाया। और फ्रांस के न्यूक्लियर बॉम्ब किसने बनाया? सो मैरी क्यूरी की फैमिली ने फ्रांस के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। मैरी क्यूरी ने खुद नहीं बनाया, मैडम क्यूरी, जिनको हम फेमस मैडम क्यूरी, डबल नोबेल प्राइज, यस, ठीक है, रेडियम के लिए। इन सब के अलावा भारत ही एक ऐसा देश था, फ्रांस के अलावा भारत ही एक ऐसा देश था जिसने बिना किसी एस्पियोनाज के, जिसने बिना किसी से टेक्नोलॉजी चोरी किए, जिसने बिना किसी साइंटिस्ट को पकड़े हुए कि उनके साइंटिस्ट जबरदस्ती काम करवा लिया, वी मेड आवर ओन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सो इट्स बिगर अचीवमेंट देन जस्ट सेइंग कि हम 5+1 थे। We were not 5+1. We originally developed a nuclear weapon without this technological चोरी। ठीक है, पाकिस्तान ने भी यही किया। पाकिस्तान को चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, उनका सारा टेक जो है वहीं से आया, और पाकिस्तान ने तो दुकान खोल दी उसके बाद। मतलब तो नॉर्थ कोरिया को दिया, ईरान को भी दे रहे थे। इनफैक्ट पाकिस्तान इटसेल्फ स्टोल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। 1974 में एक चीज और हुई। 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर प्लांट बना लिया, अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया 1974 में, पाकिस्तान बिकेम वेरी जिटरी, हम क्या करें? सो देन दे इन्फिल्ट्रेटेड अ कंपनी कॉल्ड यूरेनको, विच इज अ डच कंपनी, नेदरलैंड्स की कंपनी है यूरेनको, न्यूक्लियर पावर में काम करती है। और यूरेनको में अपना एक साइंटिस्ट इन्फिल्ट्रेट किया जिसका नाम था अब्दुल कादिर। नाउ अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के फादर ऑफ द न्यूक्लियर वेपनाइजेशन माने जाते हैं, इफ यू रिमेंबर। यस, तो अब्दुल कादिर खान वाज अ स्पाई इन यूरेनको who stole technology from Urenco, which is a company in Netherlands, and then made Pakistan's nuclear weapon with Chinese help. वाओ। And जो सामान चोरी से आता है वो चोरी में ही जाता है। सो फिर इसके जस्ट बाद अब्दुल कादिर खान, 98 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अब्दुल कादिर खान वाज सेलिंग ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स टू ईरान, टू नॉर्थ कोरिया, जो आ जाए ले जाओ, है ना? सो इट वाज लाइक दैट। और वो फिर इवेंचुअली जेल। हाँ, वो जाना ही था फिर, अब ऐसे काम करेंगे तो ये होगा ही। अब एक उनके अब्दुल कादिर खान थे, एक हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, है ना? एक राष्ट्रपति बनते हैं, एक कैदी बनते हैं, तो ये तो एथिक्स की बात है ना। तो एथिक्स से बनाओगे तो वी हैव होमी सेठना, होमी भाभा एंड कलाम लाइक पीपल, एंड दे हैव बेसिकली कॉर्पोरेट डेटा थीव्स। हाँ, 2 बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो शायद उस समय इतने रेलेवेंट ना लगे हों। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है पाकिस्तान में बोला, हम बुली नहीं होंगे न्यूक्लियर पावर से। ही सेड हम बम बनाएंगे, घास खाना पड़े तो भी बम बनाएंगे। तो भी बम बनाएंगे, चाहे घास खाना पड़े। वो बात अलग है कि उनको बाद में फांसी के फंदे में लटका दिया गया, हाँ हाँ, वे के उजाला देख नहीं पाए वो। he lived by treason and he died to treason ultimately। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस आर्मी की
आर्मी डिक्टेटरशिप की सेवा करी, उसको पनपाया, बांग्लादेश को उसी से दबाया और बोला कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। अल्टीमेटली उसी आर्मी ने उनको मार दिया, बचा नहीं पाई उनकी फैमिली। तो ये तो हुआ। एक और बहुत बड़े वृक्ष का बीज 1974 की पार्लियामेंट में रखा गया, जब काफ़ी पार्टीज अपोज कर रहे थे इस मूव को इंदिरा गांधी के। एक छोटी सी पार्टी के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक यंग नेता होते थे जनता दल के, उन्होंने जो है इसका सपोर्ट करा और बोला कि भारत ने ये सही कदम उठाया है और ये नेशनल इंटरेस्ट में है और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए। अटल जी वॉज अ पर्सन, वो यूथ अपने यंग दिनों से ही बड़े क्लियर थे। नेशन अबव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। वो इंदिरा गांधी अगर 71 का युद्ध जीतती थी तो उनको दुर्गा बोलते थे, जबकि वो अपोजिशन में थे। और अगर भारत न्यूक्लियर टेस्ट करता था, चाहे वो इंदिरा गांधी के अंडर करता हो, पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलती। हालांकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के पूरी माइलेज अपनी खत्म कर दी, लेकिन ही वॉज ऑलवेज अ मैन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सो वो एक विरले नेता थे। और आगे चल के ऑफकोर्स विल टॉक अबाउट हिम ऑल्सो, नरसिम्हा राव, जिन्होंने नेशन अबव पार्टी एंड पॉलिटिक्स रखी। आई थिंक अटल जी इज वन ऑफ देम, नरसिम्हा राव इज वन ऑफ देम, एंड वी वर ब्लेस्ड टू हैव हिम एज एन ऑपोजिशन। एंड ऑफ कोर्स अटल जी ने जितना काम प्रधानमंत्री और सत्ता में होते हुए किया, शायद उतना ही काम या उससे ज़्यादा काम उन्होंने सत्ता के बाहर रह के किया। एज अ विरोधी नेता के रूप में किया, एज अ युवा शक्ति के रूप में किया, एज कुछ इश्यूज को उठाने के रूप में किया, और विरोधी पार्टी में रह के सरकार की प्रशंसा करके भी किया, सही पाथ पे डालना। सो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया अटल जी ने 70s में, जिसने इंदिरा गांधी को ना सिर्फ बांग्लादेश के वॉर में, शी हैड नथिंग टू वरी विद इंडियन पॉलिटिक्स, यस, कि अंदर क्या होने वाला है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, शी वाज प्रीटी मच इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द ऑपोजिशन। और वही 74 में हुआ। अब वो चीज़ शायद जब हम न्यूक्लियर डील कर रहे थे तब नहीं मिली थी हमें, तो वो भारत बदला था, है ना। लेकिन दोज वर टाइम्स। लेकिन 74 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कहानी, 74 के बाद इंदिरा गांधी गोज थ्रू द होल इमरजेंसी साइकिल, कंप्लीटली पथभ्रष्ट हो जाती हैं उस समय के लिए, कंप्लीटली बैड एडवाइस, और एक पॉइंट पे आके जनता से कट जाती हैं। फिर उनको कभी रियलाइज होता है, थी तो वो भी एक गद्दावर नेता थी, उनको रियलाइज होता है कि गलती हो गई, चुनाव हारती हैं, चुनाव खुद ही कराती हैं, खुद चुनाव हार जाती हैं, मतलब एक ही बंदी है, उनका भी जो है गड़बड़ हो जाता है सब मामला, एंड देन जीरो से शुरू करती हैं फिर से, और फिर पॉलिटिकल सत्ता में आती हैं। जब इंदिरा गांधी दूसरी बार सत्ता में आती हैं, उस बीच का थोड़ा पीरियड कंफ्यूज पीरियड है भारत की पॉलिटिकल 1977 से लेकर के आई थिंक 79, हाँ 79-80 तक एक कंफ्यूज हिस्ट्री आती है इंडिया की। पॉलिटिकल विल पावर, क्योंकि इन चीज़ों में पॉलिटिकल विल पावर इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ तय है कि भारत बम बनाने के लिए केपेबल है, लेकिन भारत बम डिलीवर करने के लिए केपेबल नहीं है। क्या ये कहना सही होगा कि 1974 से लेकर के इमरजेंसी आती है और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का पीरियड आता है, तो कहीं ना कहीं 1980-81 तक इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से थोड़ा सा बैक सीट पे था? इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बैक सीट पे रहता है अगले 15 साल। अगले 15 साल भारत एक्टिवली टेस्ट की सोचता भी नहीं है। उस समय भारत अपने ऑब्वियसली अपनी टेक्नोलॉजी को पॉलिश कर रहा है, टेस्ट नहीं कर रहा है। सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट पावर चल रहा है, सिविलियन न्यूक्लियर जो, क्योंकि हमने कहा ना कि डीएई दोनों को कंट्रोल करना है। सो जो एनपीसीएल है आपका, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दे आर ऑल वर्किंग ऑन सिविलियन न्यूक्लियर डील्स। सिविलियन को हम कैसे बेहतर करें, डिप्लोमेटिक क्या हमें कोई हेल्प तो कर नहीं रहा है। सो 80s के दशक तक आते आते भारत के पास दो चीज़ें हैं। पहला तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने 74 करा, क्योंकि आपने 74 कर डाला है, अब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। और इसको छोड़ो, आपको तो स्पेस में भी कोई मदद नहीं करेगा, मिसाइल में भी कोई मदद नहीं करेगा, आपको कोई फाइटर जेट भी नहीं देने वाला। तो इंडिया थोड़ा सा वीन अवे करता है वेस्टर्न पावर से, और वहां पे काम आता है नेहरू का वो आइडिया कि हम तो किसी के नहीं है साहब। तो हम सोवियत के पास थोड़ा जाना शुरू हो जाते हैं वहां पर। बट सोवियत्स भी दे नो कि ये हमारी साइड तो टोटली आएंगे नहीं, तो वो भी केयरफुल ही है कि ये
भारत है ना कोल्ड वॉर में साइड तो नहीं लेगा, और हमने अच्छा किया नहीं लिया, क्योंकि 89 के एंड 80s के एंड तक आते आते सोवियत तो कोलैप्स ही हो गया था, तो वी वुड हैव बीन इन अ वेरी बैड स्टेट अगर हम ऐसा करते। सो 1980s में ये डिसाइड होता है कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू बी केपेबल दैट सम डे व्हेन वी मेक द न्यूक्लियर बॉम्ब, अभी तो एक्सप्लोजन किया है, हम उसको डिलीवर कर पाए, क्योंकि उसके बिना डिप्लॉयमेंट की कैपेबिलिटी के बिना सब बेकार है। एंड चाइना इज आवर एडवर्सरी, तो मतलब हमें आईसीबीएम पे फोकस करना होगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो चाइना तक मार कर पाए, बीजिंग तक जा पाए अगले कुछ साल में, मतलब 2 दशक का टारगेट अगर हम मान लें तो ये तब तक इंडिया को क्लियर हो गया था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आपको चाइना को भी काउंटर करना पड़ेगा, और शायद चाइना को ज़्यादा काउंटर करना पड़ेगा। 1970 का ब्लास्ट वाज नॉट टारगेटेड एट पाकिस्तान एट ऑल, इट वाज टू चाइना। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं थी, वो तो अभी घास खा रहे थे, हाँ क्यों न्यूक्लियर बम बना पाए। सो अभी तो जुल्फिकार भुट्टो ने घास खानी शुरू करी थी, सो दे हैड स्टार्टेड। अब पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया था, पाकिस्तान को पता था हमसे नहीं बनेगा, तो उसने, मैंने आपको बोला, यूरेनको में अब्दुल कादिर खान को आइडेंटिफाई किया, प्लांट किया, डेटा चालू किया चुराना, और उसमें भी बहुत टाइम लगा उनको, वो अलग बात है, और चाइना से अलायंस बनानी शुरू कर दी थी। 1980s के एंड तक आते आते पाकिस्तान चाइना भाई भाई हो चुके थे। अब क्या हुआ कि 80s पे आते हैं, 1980 पे आते हैं। 1980 पे एक और बहुत बड़ी घटना होती है भारत में। वो घटना ये होती है कि 1979 में हमने अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बे ऑफ बंगाल में डाल दिया, फेल हो गए, और 1980 में उसका रिकास्ट किया हमने, और सतीश धवन इसरो के चेयर थे, डॉक्टर कलाम वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, relatively young man in his 40s, late 40s, and he was able to successfully launch satellite into space. अच्छा, भारत ने पहला SLV-3 लॉन्च किया था, तो our first test launch was successful. हम स्पेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखने लगे। अब यहाँ पर सर एक चीज़ समझाओ, जो जब मैं वेस्टर्न मीडिया पढ़ रहा था इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो ना बहुत अजीब अजीब से स्टेटमेंट आते थे कि 1974 टेस्ट जो है वो फेलियर था, एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं था, ऐसा वेस्टर्न मीडिया में बोला गया, या ये बोला गया है SLV-3 के बारे में कि ये तो एक खिलौना है, ये तो छोटा सा एक वो है, एक रॉकेट आपने उड़ा दिया है बस, जो स्पेस में चला गया, दिस इज़ नॉट अ बिग टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। तो ये सही थे ये क्रिटिसिज्म उस समय को देखते हुए, या ये अगेन एक कोशिश थी, या बेवकूफ़ी थी इंडिया की अचीवमेंट्स को ना देखने की, नज़रअंदाज करने की? ये वही एस्पेक्ट है जो माइंडसेट वेस्ट आज भी फील करता है कि इंडियन माइंड उससे इंफीरियर है, आज भी फील करता है। वो अलग बात है कि उनकी फॉर्च्यून 500 में सबसे ज़्यादा CEOs हमारे यहाँ के होते हैं, लेकिन वो आज भी ये मानने को नहीं तैयार हैं कि इस देश की इंटेलिजेंट माइट और शक्ति इज समथिंग जिसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, बट आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैकॉलिज्म भारत में तो है, मतलब भारत, एक तो भारतीय हम खुद ही सोचते हैं कि हम थोड़े इन्फीरियर हैं, हम अभी भी, हमारे पास इम्पोर्टेड माल अच्छा होता है वाली मानसिकता है, जो तथ्यों के आधार पे आप देखो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मानसिकता है, और वेस्ट में भी ये मानसिकता है, आज भी है। SLV-3 अगर एक खिलौना लॉन्च कर रहा था, लेकिन वो खिलौना लॉन्च तो स्पेस में ही कर रहा था ना, स्पुतनिक कौन सा बहुत बड़ा था, उसकी आप फोटो देख लो और कितना बड़ा होता है, तो वो कोई बहुत विशाल सैटेलाइट नहीं था। तो डोंट गिव मी ऑल दैट, बिकॉज स्ट्रगल ये है कि आप उस स्पीड पे पहुंच जाओ, 50-60 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, जो एस्केप वेलोसिटी है, उस तक जाना अपने आप में वही तो अचीवमेंट है, हाँ। और क्या अचीवमेंट है। सो दैट इंडिया वाज एबल टू डू, और इंडिया का जो एटॉमिक टेस्ट था उसका यील्ड 12 से 14 किलोटन के बीच में था, विच वाज इक्विवेलेंट टू हिरोशिमा नागासाकी। अब वो हमने भी कहा कि हमने बम नहीं बनाया, भाई हम तो कह ही रहे हमने बम नहीं बनाया, हम तो कह रहे हैं ये एक कंट्रोल्ड पीसफुल एक्सप्लोजन है। वी नेवर सेड दैट दिस इज अ बॉम्ब, वी सेड एक्सप्लोजन है, और इसका जो यील्ड है वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। अब इसको अगर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब में फिट कर दूं, एक असेंबली में डाल दूं और मिसाइल में डाल दूं, तो एक वेपन है। सो वी क्लेम्ड इट्स एन एक्सप्लोजन, इट्स अ सक्सेसफुल एक्सप्लोजन। वेस्ट काफी हद तक उसको डाउनप्ले इसलिए भी कर रहा है बिकॉज इन अ वे हमने उनको डिप्लोमेटिकली चेकमेट भी दे दिया। उनको लग रहा था कि हम इनको दे देंगे टेस्ट रिएक्टर और प्लूटोनियम का, ये क्या करेंगे, ऐसे ही हैं, लेकिन इवेंचुअली वी वर एबल टू क्रिएट इट इनटू एक्सप्लोजन व्हिच दे डिडंट एक्सपेक्ट। सेम विद सैटेलाइट, दे डिडंट गिव अस एनीथिंग दिस टाइम, सैटेलाइट में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तो उनको लगा हमारी मदद के बिना
ये भूखे गरीब देश लोग ये कैसे बन सकते हैं, हमारे ऊपर हमसे भी अच्छा बनाएंगे क्या ये? बिकॉज अभी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी हैव नॉट लॉन्च्ड इनटू स्पेस। 19 मैं 79-80 की बात कर रहा हूँ। जर्मनी इज नॉट इन स्पेस, जापान इज नॉट इन स्पेस, चाइना भी इज नॉट रियली इन स्पेस, इट इज स्टिल, चाइना का स्पेस मिशन कम्स लेटर, हाँ। सो इट इज जस्ट स्ट्रगलिंग। इटली इज नॉट इन स्पेस, सो कौन चला गया? वो फरारी बनाने वाली कंट्री स्पेस में नहीं है और इंडिया स्पेस में है। मतलब ये लोग बैलगाड़ी पे चलने वाले फरारी वालों को हराएंगे। दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वेस्टर्न वर्ल्ड हैड, स्टिल हैज, लिव विद दैट, है ना? देयर इज अ रीजन कि हमें नोबेल प्राइज नहीं देते, कि जो उनके हाथ में है आपको नहीं देंगे, हाथ आपको मरोड़ के लेना पड़ेगा, क्योंकि मानसिकता है। तो अभी इसमें नहीं जाते, इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वेस्टर्न मीडिया क्या कहता है? वेस्टर्न मीडिया क्या कहता है ना? ये तो ये भी बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये किया, वो, उसके 9 बेस टूटे पड़े हैं हाँ। और उसके 14 बेस का टेंडर निकला हुआ है बनाने का, है ना? तो और आप तब भी बोल रहे हो कि नहीं नहीं इसमें पाकिस्तान का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कहाँ, किस बात से अच्छा था भाई? मतलब क्या कर लिया आपने? तो वेस्टर्न मीडिया विल ऑलवेज डाउन प्ले इंडिया, डोंट ट्रस्ट देम। वो अपना एजेंडा है ना? अभी वो एयरबस गिरती है, सॉरी ये बोइंग गिरता है, तो क्या बोलते हैं सबसे पहले ये लोग, अमेरिकन मीडिया, पायलट की, पायलट। क्योंकि पायलट इंडियन था। अगर पायलट गोरा होता नहीं बोलता, हाँ। पायलट इंडियन था, दोनों का नाम देखा, अच्छा क्लाइव कुंदर था, अच्छा क्लाइव स्मिथ थोड़ी ना था, वो तो क्लाइव कुंदर था, इंडियन है, इसी की गलती होगी। वो सबरवाल था, वो तो इंडियन है, उसकी गलती होगी। इट इज अ माइंडसेट, सबसे पहला, बिना किसी एविडेंस के, एंड आई सॉ दिस ऑन यूट्यूब, इनफैक्ट आई एम नॉट अ पायलट, बट ये तो मेरे को भी समझ में आ रहा था कि ये तो भाई तुम जबरदस्ती ब्लेम कर रहे हो। हाँ। एंड देन द बैकलैश हैपेंड, टेक्नोलॉजी डेटा आना शुरू हुआ, और ये हुआ कि शायद, अभी भी नहीं पता, जब तक ये टेलीकास्ट होगा तब तक पता लग जाएगा, प्रॉब्ली इक्विपमेंट में गलती थी, इंजन फेल हुए, वो नहीं मानने को तैयार हो, कोई आपने बनाया है, पायलट हमारा था तो गलती हमारी है। तो फर्स्ट रिएक्शन बिना कुछ सोचे समझे, इंडिया। गलती इंडियंस की है। तो दिस इज अ माइंडसेट, सो गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट, एटलीस्ट वो नहीं कर सकते तो हम तो कर सकते हैं। तो SLV-3 की भी एक कहानी है, और ये जो जो सैटेलाइट लॉन्च होता है, और जब ये 1974 के एक्सप्लोजन का SLV-3 भी आ जाता है, कौन था इसके पीछे? SLV-3 मतलब यू मीन स्पेस? स्पेस। ये तो होमी बाबा के ही एक और ग्रेट फाइंड विक्रम साराभाई का आइडिया था। विक्रम साराभाई तो ऑफ कोर्स नहीं थे तब। उसके बाद प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश इसरो को चेयर करते हैं, उसके बाद सतीश धवन आते हैं। सतीश धवन के टाइम पे लॉन्च होता है 79 में, अनसक्सेसफुल होता है, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। फिर अगली बार फिर वही टीम दोबारा बनाती है 1980 में, इस बार सक्सेस हो जाता है। बट सक्सेस होता है तो एक और बल्ब चमकता है। अब इंडिया सोच रहा था कि हम कैसे न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम कैसे बनाएं। फाइटर जेट बनाना कॉम्प्लिकेटेड है ना? अभी हम बना पाए LCA, तेजस अब बनाए ना, अब हम बना रहे हैं एमका, विच इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो अभी बना भी नहीं है। लेकिन 1980 में ये यक्ष प्रश्न था कि अब हम इसको डिलीवर कैसे करें। एंड देन वी फिगर आउट कि ये इसरो वाले ना, ये तो सैटेलाइट मिसाइल तो बना लेते हैं अच्छी, रॉकेट तो अच्छा बनाते हैं। अब ये रॉकेट तो अंतरिक्ष में जाके खत्म हो जाता है, बट अगर ये वापस भी आ जाए तो ये मिसाइल बन जाएगा। सो दैट इज द होल आइडिया कि इसरो से इंस्पायर होकर के वी से कि हम डिलीवरी मैकेनिज्म बनाना शुरू करते हैं, डिफेंसिव डिलीवरी मैकेनिज्म। हमारा तो सारा डिफेंस फोर्सेस ही है, वी आर नॉट देयर टू अटैक अदर्स। सो वी डिसाइड ऑन अ इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम, और उस इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम इज ए वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम जो शुरू होता है 1980 के आसपास, और उसको लीड करने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढना है। अब ना तो होमी भाभा हैं ना सारा भाई हैं, बट उन्होंने ना सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाए, उन्होंने लोग बनाए, और उन लोगों में से एक लोग बनाए जो उन्होंने थे वो थे डॉक्टर कलाम। तो दे टेक कलाम, हु इज अ वेरी फ्लरिशिंग सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट इन इसरो, करियर बहुत अच्छा है इसरो में उनका। जैसे कि नहीं नहीं, यू गेट आउट ऑफ दिस एंड आप आइए इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड कीजिए। ये 1980 में यहाँ से उनकी ट्रेजेक्टरी चेंज। Till 49, right? And he's leading a huge program, जिसका अंत कहाँ है पता नहीं किसी को, लेकिन जिसके ऊपर राष्ट्र की बहुत बड़ी उम्मीद जिम्मेदारी है। हाँ, क्योंकि अब आप सब कुछ निर्भर करता है। इंडिया डिसाइडेड कि हम मिसाइल बनाएंगे, हम सबमरीन नहीं बना रहे अभी, हम फाइटर जेट्स नहीं बना रहे, हम मिसाइल बनाएंगे, और इवेंचुअली न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल बननी है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनना है। तो 1980 से लेकर के 1989 तक
लगभग 1 दशक तक भारत ने 5 मिसाइलें बनाई, पाँचों सक्सेसफुल, मतलब 100%, 100 आउट ऑफ 100 मिला। कौन सी थी? पृथ्वी बनाई हमने, विच इज़ ग्राउंड टू ग्राउंड। आकाश बनाई, चल रही है अभी, अभी तो शूट किया हमने आकाश मिसाइल, है ना? इट इज़ ग्राउंड टू एयर, इट इज़ बेसिकली ड्रोन से लेकर के, मिसाइल से लेकर के आकाश तीर का एक बहुत बड़ा पार्ट आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल बनाई, हमने नाग बनाई, हमने त्रिशूल बनाई, और हमने मदर ऑफ ऑल मिसाइल हमारी अग्नि बनाई। अग्नि वाज आवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट। इंटर बैलिस्टिक मिसाइल जो है। उस समय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक आईसीबीएम तब नहीं बनी थी, तब उसकी रेंज इतनी नहीं थी जितनी अभी होती है, तब भी हज़ारों किलोमीटर में थी, अब तो 5000 किलोमीटर के ऊपर रेंज है। तो अब तो चाइना के किसी भी कोने में वी कैन डू, और उस समय न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ज़रूरी नहीं थी क्योंकि बम ही नहीं बना था तब तक। बट 19 बहुत मशक्कत के बाद, अब सोचो कि बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर 74, नोबडी गेव अस अ पेचकस एंड अ पेंच एंड अ नट एंड अ बोल्ट फॉर द मिसाइल, सब खुद बनाना। ये सब इंडिजीनियस था। बट उसका फ़ायदा होता है, मेहनत का फ़ायदा होता है ना। जब आप खुद बनाते हो तब आपको पता होता है और क्या बनाना है, तब आप ह्यूमन बनाते हो, आप ह्यूमन कैपेबिलिटी बनाते हो। आप ये चोरी करते हो और किसी साठ-गांठ करके कुछ बना लेते हो, पाकिस्तान वाला मॉडल करते हो, तो आप कैपेबिलिटी नहीं बना पाते, आप लोग नहीं बनाते, आप हमेशा निर्भर रहोगे दूसरों पर। तो इंडिया वाज़ एबल टू क्रिएट दैट। आत्मनिर्भर भारत तब बनता है जब लोग आत्मनिर्भर बनते हैं, जब टैलेंट आत्मनिर्भर हो जाता है, तो वो हमने बनाया। तो इसी दौरान पॉलिटिक्स में ये हो रहा था कि 1984 इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, और उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है। राजीव गांधी रिकॉर्ड विक्ट्री से आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें सुपर कंप्यूटर मिल जाए इंडिया के प्रोग्राम्स के लिए, जो कि डिनाई होता है यूएस से उसी टाइम पे, क्योंकि शायद 1974 उनके दिमाग में जो है ताज़ा था। और पैरेलली जैसे आपने बताया कि 1980 से 1989 तक इंडिया 5 मिसाइल अपने इंडिजीनियस बना लेता है सक्सेसफुली अंडर एपीजे अब्दुल कलाम। राइट। और राजीव गांधी इनिशियली एक्सप्लोर करते हैं इंडिजनाइजेशन को, और कंप्यूटर डिनाया नहीं, बहुत कुछ डिनाया होता है, और फिर सब कुछ खुद बनाना है। तो वी गेट भाटकर साहब, डॉक्टर भाटकर इज देयर, एंड देयर मेनी अदर, देश पांडे जी इज देयर, प्रोफेसर देश पांडे, who builds beautiful computer fluid dynamics के मॉडल। डॉक्टर भाटकर वर्क्स इन द कंप्यूटर डोमेन एंड ऑल दैट थिंग्स। इंडिया के कंप्यूटर्स और एल्गोरिथम्स बननी शुरू हो जाते हैं, एंड दैट ऑल स्टार्ट्स हैपनिंग। इंडिया थोड़ा डैबल करता है, इंपोर्ट, बोफोर्स को इंपोर्ट करता है, दैट गेट्स वेरी बैड पब्लिसिटी, एंड इनफैक्ट राजीव गांधी, his political career comes under big question mark because of what happens with Bofors. थोड़ा सा इंडिया का डिफेंस रेपुटेशन का डाउन टर्न आता है बोफोर्स से, एंड देन राजीव गांधी लूजेस पावर। सीरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कम, वीपी सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आते हैं, और फिर राजीव गांधी गेट्स असैसिनेटेड एंड ही इज आउट ऑफ पावर, एंड सो इज द गांधी फैमिली फॉर द नेक्स्ट 1 decade. And then Congress comes to power, and then comes to power is the great man, intellectual academician and a great political leader, PV Narasimha Rao, और मुलुपत्री वेंकट नरसिम्हा राव, उनका नाम हम लोगों ने बचपन में याद किया था। आई होप आई एम गेटिंग इट राइट। एंड डॉक्टर राव इज फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट इंडिया, बिकॉज एक तो पाकिस्तान रीग्रुप हो रहा है विद चाइना सपोर्ट। पाकिस्तान इज ऑल्सो गेटिंग अमेरिकन सपोर्ट नाउ, क्योंकि अफगान वॉर हुआ है, और अफगानिस्तान वॉर में सोवियत्स के खिलाफ अफगानिस्तान ने लड़ाई लड़ी, जिसमें पाकिस्तान ने खुल करके जो मुजाहिदीन थे, जो बाद में तालिबान बने, मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया। ये 1987 80s के दशक, हाँ 80s के दशक में ऐसा होता है। तो पाकिस्तान बिकम्स अ ब्लू आइड बॉय फॉर यूएस, कि ये तो मेरी सुनता है। चाइना को यूएस सपोर्ट कर रहा है 1988 ऑनवर्ड्स, सो ये दोनों चाइना के ब्लू आइड बॉयज बन जाते हैं। यूएस के, हाँ, रीगन विजिट्स चाइना, दैट फेमस रीगन विजिट एंड ऑल। तो चाइना लिबरलाइज होता है हमसे पहले, और यूएस के साथ लिबरलाइज होता है, और वो बड़ी चालाकी से अब तो यूएस पे ही सवार हो गया है। लेकिन उस समय यूएस चाइना को सोचता था कि हम इसकी मदद करते हैं, बड़ा गरीब देश है, ये हमारा बन जाएगा। वो मैन्युफैक्चरिंग हब के हब बनाया वो, हाँ, वो वहां से शुरुआत होती है। वो 88, अगर आप इंडिया और चाइना का जीडीपी ग्राफ देखिए तो 87-88 में चाइना और इंडिया बिल्कुल बराबर है। वहां से वो टेक ऑफ करना शुरू हो गया। वो क्रेडिट टू चाइना, आई वुड नॉट टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम देम। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान मुजाहिदीनों से उससे ओवर रोमांटिक हो चुका था वो।
तो उन्होंने उसको एक पोएटिक रोमांस के रूप में देखना शुरू कर दिया मुजाहिदीन के साथ। तो यानी यूएस के 2 बच्चे खड़े हो गए दोनों तरफ, एक के हाथ में गन दे दी और एक के हाथ में फाइनेंशियल माइट। एक को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब्स दे दिए हाँ। और पाकिस्तान चोज गन के मेरे को तो हथियार दे दो, मैं ये करता हूँ। फिर मुजाहिदीन एनीवे। सो अफगानिस्तान वॉर की वजह से यूएस अब हमारे 1990 के आसपास है ना, अर्ली 1990s, जब नरसिम्हा राव इज देयर। नरसिम्हा राव फेसेस अ वेरी डिफिकल्ट इंडिया, ये मैं बोल रहा था आपको। So you have China, which is now a rising star thanks to US. You have Pakistan, which is very venomous, जहरीला होता जा रहा है, because अफगानिस्तान वॉर में सोवियट्स भाग गए, सोवियत यूनियन सेल्फ कोलैप्स हो गई, जो थोड़ा इंडिया का एलाई थी 80s में कंपेयर टू यूएस। और पाकिस्तान जो यूएस सपोर्टेड है, वो उनके पास एक तो मुजाहिदीन आ गए लड़ने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी आ गई कि आतंकवाद कैसे करें। तो पाकिस्तान की आतंकवाद जो 80s में रिसर्च करी, हमने अग्नि मिसाइल बनाई, उन्होंने आतंकवादी बना दिया। तो 80 के एंड तक दे बिकेम वेरी गुड एट मेकिंग आतंकवादी। और वो हथियार AK-47 ये सब अफगानिस्तान वॉर से आ रहे हैं। AK-47 रशियन गन कहाँ से आ गई पाकिस्तान के पास? वो कैसे आती है? वो रशिया के वही अफगानिस्तान वॉर की बंदूकें चल रही हैं अभी भी। सो पाकिस्तान के पास और अमेरिकन सपोर्ट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। तो पाकिस्तान 90s के दशक में एक्वायर्स F-16s। अब F-16 उस जमाने का सबसे अच्छा विमान है और यूएस पाकिस्तान को F-16 दे देता है क्लियरली अगेंस्ट इंडिया। सो जो पाकिस्तान 71 से रादर चुप बैठा हुआ था, वो सडनली 20 साल बाद अपना सर उठाता है। और अपना फन जब उठाता है तो उसके 2 सर हैं, पहला यूएस F-16 और दूसरा है मुजाहिदीन, जिनसे वो कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स को ट्रेन करता है पीओके में। और भारत में पहली बार इन्फिल्ट्रेशन चालू होता है इन लार्ज स्केल। और आप उसी काल में आप देखते हैं कश्मीरी पंडितों को टॉर्चर करके कश्मीर से निकाला भी जाता है। वो सब आतंकवादी की नोक पे हो रहा है। 1990s का ये भारत है और उसमें एक और समस्या आती है जो सबसे बड़ी समस्या है, और वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कोलैप्स हो जाता है तो भारत के पास विदेशी जो हम सामान खरीदते हैं उसको देने के लिए गवर्नमेंट के पास एक खजाना होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व। तो हमारा जो खजाना है एक तरीके से फॉरेक्स रिजर्व का खजाना, वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जाने लगा। उस समय भारत डिफॉल्ट कर सकता था, वो कह सकता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो बैंकरप्ट हैं, जैसा पाकिस्तान बोलता है ना, पाकिस्तान इज हैप्पी बिकमिंग बैंकरप्ट। बट भारत अपनी साख और अपनी रेपुटेशन, क्योंकि भारत गरीब से गरीब हालात में बैंकरप्ट नहीं हुआ, भारत के इतिहास में भारत कभी बैंकरप्ट नहीं हुआ। अशोक कलिंग वॉर से लेकर के, वो बहुत एक्सपेंसिव वॉर था, बैंकरप्ट नहीं हुआ। मौर्यन वॉर्स में हम बैंकरप्ट नहीं हुए, चाणक्य ने पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज निकाली, वहां से लेकर के मुगल इन्वेजन, अफगान इन्वेजन से लेकर के अंग्रेजों के टाइम तक हम बैंकरप्ट नहीं हुए, गरीब हो गए साहब, बैंकरप्ट नहीं हुए। तो ये तो नहीं करना था। तो हमने 90 जैसे आए, हमने सोना अपना गिरवी रखा था, इफ यू रिमेंबर दैट, वी मॉर्गेज्ड गोल्ड। यस। अब ये हुआ कि ये तो सस्टेनेबल नहीं है। सो नरसिम्हा राव गॉट इन मनमोहन सिंह, वाज एन एकेडमिशियन, अ गुड एकेडमिशियन, और इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया। लोग मनमोहन सिंह को काफी क्रेडिट देते हैं, देना चाहिए, लेकिन नरसिम्हा राव का भी उतना ही क्रेडिट है कि एक ऐसे देश को जो सोशलिस्ट था, जो बात करता था कि PSUs होने चाहिए, सब कुछ स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें स्कूटर भी आपको बुक करना पड़ता था, लाइसेंस होते थे, हर चीज का लाइसेंस परमिट होता था, लाइसेंस एंड परमिट राज। उस देश में उस ब्यूरोक्रेसी को झकझोर देना और उसको लिबरलाइज कर देना, ये भी एक रिस्क था। वी डिडंट नो व्हाट हैपेंस, एंड नरसिम्हा राव टुक दैट रिस्क एंड enabled मनमोहन सिंह टू डू व्हाट ही डिड। सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है, नरसिम्हा राव को लोग नहीं बात करते। तो नरसिम्हा राव इज अनदर स्टोरी। आई एम सो हैप्पी कि उनको इवेंचुअली भारत रत्न मिल गया। हाँ देर आए दुरुस्त आए। अनफॉर्चुनेटली दूसरी पार्टी ने दिया, हाँ उनकी अपनी पार्टी ने दिया, ये अपने आप में एक विडंबना है। लेकिन नरसिम्हा राव ने फिर, जब भारत इकोनॉमिकली थोड़ा स्थिर हो गया, तब नरसिम्हा राव केम टू द कंक्लूजन कि वी मस्ट, नाउ वी हैव मिसाइल्स, पाकिस्तान इज F-16s, China is rising, we must become nuclear armed. ये लिबरलाइजेशन के एकदम बाद। लिबरल सब, अब ऐसा नहीं है कि लिबरलाइजेशन तो होता रहा 10 साल तक, हाँ लेकिन पॉलिसी आफ्टर दैट बिग डिसीजन वी केम टू द कंक्लूजन दैट अब सामरिक दृष्टि से, मिलिट्री स्ट्रेंथ में, वी हैव टू बिकम न्यूक्लियर केपेबल। केपेबिलिटी टू डिलीवर अब हमारे पास आ गई है। वी शुड नाउ मेक द बॉम्ब एंड बी रेडी, स्टॉक पाइल होना चाहिए हमारे पास। एंड दैट इज द एरा ऑफ अर्ली 1990 के आसपास। अब
जिस आदमी ने मिसाइल बनाई उसी से बनवा लेते हैं. एंड दैट इज व्हेन डॉक्टर कलाम एंटर्स इनटू द फ्रेम ऑफ न्यूक्लियर आर्मामेंट. सो अब DRDO और DAE मिल करके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी एनर्जी एंड DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिल करके अब भारत को न्यूक्लियर वेपन देंगे. अभी तक तो एक्सप्लोजन किया था और ये डिसाइड हुआ कि हम जो शक्ति मिशन पोखरान 2 में हम वी विल गो बियॉन्ड पोखरान 1. सो हम सिर्फ प्लूटोनियम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम हर तरह के डिवाइस बनाएंगे. सो इंडिया स्टार्टेड इन इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम कि हम सारी एक साथ बनाएंगे और एक ही बार मौका मिलेगा, इसलिए क्योंकि दोबारा तो ये करने नहीं देंगे, फिर 20 साल रुकना पड़ेगा. तो वी हैव टू बी सक्सेसफुल ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड वी मस्ट डू एवरीथिंग. इनिशियली देर आर ऑफ कोर्स दीज आर ऑल क्लासिफाइड डेटा, बट इनिशियली प्लान ये था कि हम जल्दी बना देंगे. 95 के आसपास वी विल बिकम अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट. मैं तो पब्लिक डोमेन से पढ़ के आया हूँ, तो मैं पब्लिक डोमेन में जो था उसके हिसाब से ये था कि नरसिम्हा राव जी चाहते थे कि 94-95 के आसपास एक बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन हैपेंस ही वांटेड न्यूक्लियर टेस्ट हो जाए, लेकिन CIA को पता चल गया था. CIA को तो देखिए पता तो चलता रहता है, ये सब तो खैर अलग है. एक और ये भी होता है कि यू आर नॉट श्योर बिफोर द इलेक्शंस, आप इतना बड़ा स्टेप ले लो एंड इट कैन हैव बिग कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो नरसिम्हा राव ऑफ कोर्स CIA तो आपका सैटेलाइट पर नजर रखे हुए है. वो सैटेलाइट गड्ढे खोदते थे जो हम उसके ऊपर हम कैमल डंग और बोरा और मिट्टी भर देते थे, जब CIA का सैटेलाइट हर 4 घंटे में ऊपर से निकलता था. एंड वी न्यू. अब इसरो की भी यहाँ फायदा हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि उसका सैटेलाइट कब निकलता है, तो हम उस समय उठा देते थे सब. 95 में जब ये कर रहे थे, देन नरसिम्हा राव लॉस्ट द इलेक्शन. नरसिम्हा राव देन अटल जी की छोटी वाली सरकार आई थी, छोटी छोटी 13 दिन 13 महीने 6 साल, वो जो हुआ था ना 5 साल. सो 13 जब शुरू में सरकार आई अटल जी की, तो नरसिम्हा राव इंट्रोड्यूस्ड अटल जी टू डॉक्टर कलाम एंड ही सेड कि अटल जी ये प्रोग्राम है मेरा, मैंने शुरू किया था इसको, बट ये मेरा नहीं है, ये देश का है. ये इलेक्शन हारने के बाद, जब ये इलेक्शन आने के बाद अटल जी इज द प्राइम मिनिस्टर. अब तो हैंड ओवर है एक तरह का. एंड ये कलाम साहब हैं, आप इनसे मिल लीजिए, अच्छे व्यक्ति हैं, इनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये लीड कर रहे हैं, आप इसको ले लीजिए, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है ये, आपका है, देश के लिए, अब आप चलाओ. हैंड ओवर दे दिया. ही डिड नॉट गो अराउंड सेइंग इन द वर्ल्ड कि मैंने शुरू किया, है ना. जस्ट हैंडेड इट ओवर एंड अटल जी मेट कलाम. दैट्स हाउ दे गॉट क्लोज टुगेदर. इवेंचुअली अटल जी ने ही कलाम को प्रेसिडेंट भी बनाया, कलाम ने अटल जी को न्यूक्लियर स्टेट दिया. So they both had a very beautiful relation. One of the best friendships in Indian political history is Kalam and Atal. And fate ऐसी थी कि जब डॉक्टर कलाम रिटायर हुए 10 राजा जी मार्ग में, उस घर में मैं भी बहुत दिन सालों रहा. उस घर के एक घर छोड़ करके पीछे की तरफ अटल जी का घर था. अच्छा. They even were became neighbors eventually. तो अपने जीवन के अंतिम काल में दोनों नेबर्स थे. नरसिम्हा राव ने अटल जी को ये प्रोजेक्ट दे दिया. ऑफ कोर्स उस समय सरकारें उथली पुथली, गुजराल जी आए, देवेगौड़ा जी आए, फिर अटल जी दोबारा आए. एंड उस अप एंड डाउन में जो मिशन हमारा होना था 95 में, वो डिले हो गया 98 तक. लेकिन इस काल में नरसिम्हा राव ने भारत को और भी बहुत कुछ दे दिया. जब पाकिस्तान के पास F-16 आया तो नरसिम्हा राव वाज द पर्सन हु गॉट द फर्स्ट डील फॉर सुखोई 30K रशिया के साथ. रशिया, क्योंकि अमेरिकन तो नहीं देते ना, वो तो F-16 दे रहे थे, और वो जो भी दे रहे थे उसका एक तरह से वो F-16 वो तभी चलेंगे जब US चाहेगा, वो जिससे OTP आएगा, ऐसा सोच लीजिए. ये हालत है पाकिस्तान की. तो F-16 यूज तो करेंगे बट ओनली व्हेन द अमेरिकन्स वांट इट, तब करेंगे. तो वी गॉट सुखोई 30K और हमने ऐसी किसी भी कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया. इसमें भी डॉक्टर कलाम का रोल था एंड उन्होंने कहा कि हम इसको सुखोई 30 MKI बनाएंगे, मॉडर्नाइज फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया. MKI कमर्शियल रशियन में केसेस होती है. सो वी गॉट सुखोई 30 MKI विच इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वेपन्स. वी गॉट मिसाइल. अब हमारे पास सारा पैराफेरेलिया था. न्यूक्लियर ट्रायड जिसको बोलते हैं, उसमें से 3 में से 2 ट्रायड, मतलब जल, थल और वायु न्यूक्लियर वेपन डाल पाए. तो हमारे पास वायु और थल की कैपेबिलिटी आ गई. जल की कैपेबिलिटी अरिहंत जब सबमरीन आती है तब आती है, लेकिन we were very capable of delivering. Now the only thing was now left to package it into a bomb. And there we got ambitious.
आसान रास्ता ये था कि हम सिंपली प्लूटोनियम बॉम्ब को क्लैड कर देते, उसमें एक डेटोनेशन वो लगा देते, वो जो बॉम्ब्स लगाने थे चारों ओर, उसका एक स्विच लगा देते और बम गया बंद, है ना? बट वी चोज़ कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सो वी डिसाइडेड टू डू फ्यूजन बॉम्ब, फिशन बॉम्ब व्हिच इज़ प्लूटोनियम। वी डिसाइडेड टू डू लो यील्ड फिशन बॉम्ब्स, यानी कि आधे किलोटन जो टैक्टिकल हाँ डालना है, किसी आतंकवादी ठिकाने पे डालना है, पूरा उसको जला डालना है, तो वो माने 500 मीटर बाय 500 मीटर को डिस्ट्रॉय करेगा वो। फिर हमारा जो स्टैंडर्ड बॉम्ब है जो करीब 2.5 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर को डिस्ट्रॉय करेगा। एंड देन वी गॉट रियली एम्बिशियस एंड वी सेड हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं, जिसको हम थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं, जिसकी जो यील्ड है ये 15 किलो टन पर है। तो जो छोटे बम है वो आधे किलो टन, जो हमारा प्लूटोनियम बॉम्ब है वो लगभग 15 किलो टन, और जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब है वो 45 से 50 किलो टन। ओ सो ये जो 45-50 किलो टन का बम है, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, दैट उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लगभग 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर के एरिया को साफ कर देगी। अच्छा। और ये सारे के सारे हमने कहा कि हम जो है पोखरान 2 में 1998 पोखरान में ये सारे टेस्ट कर डालेंगे एक ही साथ। करेक्ट। सो ये सारे टेस्ट एक साथ कर देंगे, इनफैक्ट 5 किलोमीटर रेडियस को साफ कर देगी। तो इट्स बिगर। आप सोचो कि 5 किलोमीटर का कनॉट प्लेस से एक वो बनाओ, सर्कल। इंडिया का एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद की ज्योग्राफी आपको पता नहीं होगी ना, मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप इंडिया गेट से एक सर्कल बनाओ या कनॉट प्लेस से एक सर्कल बनाओ, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप, क्योंकि ये क्रो फ्लाई डिस्टेंस है, तो आप आ जाओ लगभग सफदरजंग तक तो आ जाओ, सब, हाँ वहाँ ग्रीन पार्क तक आ जाओ, ग्रीन पार्क तक। और फिर ऐसे गोला बनाओ चारों ओर, ये तो एरिया साफ कर देगा वो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का एरिया, हाँ आप सोचो कि इतना बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है, और इसका रेडिएशन फॉल आउट उसके बाहर होगा वो, और शॉक वेव जो होगा वो अलग, शॉक वेव बिल्डिंग गिर पड़ेंगी वो अलग, ग्लास शैटरिंग से इंजरी होगी वो तो 50 किलोमीटर दूर तक होगी, मतलब वो तो सोने पर पहुंच जाएगी। सो इट इज सो पावरफुल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इट्स वेरी पावरफुल, और पाकिस्तान के पास नहीं है थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, सो वी मेड अ थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। अब ये हमारा टारगेट था। सो 1995 में ये तो हम नहीं कर पाए, लेकिन 19 फिर जब थोड़ी स्टेबल गवर्नमेंट आई अटल जी की, देन वी वर एबल टू डू दिस। थोड़ी स्टेबल मतलब 13 महीने की सरकार थी वो भी, हाँ वो भी 13 महीने की सरकार। लेकिन तब भी अटल जी ने, उन्हें लगा कि भाई ये विंडो मिला है, अब ये कर डालो ये। हाँ करेक्ट, विंडो है। तो उसके बाद 99 में आई ना उनकी तो हाँ। फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट जो आई थी 5 साल वाली, बट इट डिड दैट। इसका मतलब पीछे से काम हो रहा था, ऐसा नहीं है कि एकदम से आकर के कोई बटन दबाता है ना, उसको उन्होंने सैंक्शन तो कर ही रखा था ना, सो वी वर रेडी, एंड देन इट वाज अ पॉलिटिकल विल पावर कि 1998 में वी डिड दैट। जब ये 1998 की टेस्ट ये डिसाइड हुआ कि पोखरान 2 करेंगे, तब CIA का भी डर था। जैसे आपने बताया हर 6 घंटे में CIA की सैटेलाइट ऊपर से निकल रही थी, और इसरो जो है वो मॉनिटर कर रहा था कि कब सैटेलाइट हमारे ऊपर से निकलेगी, उसकी टाइमिंग क्या है। अब उसकी साइट जो है वो प्रिपेयर करी जाती है, और APJ अब्दुल कलाम जो मेजर पृथ्वीराज का कोड नेम लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पर क्या-क्या होता है, वहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनने मिलती है, जैसे क्रिकेट खेला गया वहाँ पर जो है। वो सब तो दिखाने के लिए होता है ना, यू हैव टू शो दैट ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सो पहले तो आप उसको आम ही कर देते हो, आप होटल्स में नहीं रुकते हो, कोई आप ऐसा ट्रेस नहीं छोड़ते हो कि, क्योंकि देखिए CIA ही नहीं है, पाकिस्तान की अपनी ISI है, हाँ, चाइना की स्पाई एजेंसी है, पूरे यूरोप की स्पाई एजेंसी लगी है आपके पीछे। CIA से हम सोचते हैं कि एक ही एजेंसी है, आपके पीछे सब लगे हैं, उस समय आपके पीछे मोसाद भी लगा हो हाँ। कि किसी को भी पता लगेगा तो वो बता देगा CIA को। सो यू हैव अ होल पैराफेरेलिया, एंड आप जहाँ टेस्ट कर रहे हो वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, पोखरान तो दूसरी साइड है ना। सो आपको सैटेलाइट से तो बचना ही है, बट हम थोड़ा ओवर प्ले कर देते हैं सैटेलाइट की पावर, हमें ग्राउंड बेस्ड जो ह्यूमन स्पाइज हैं उनसे भी बचना है। छोटा सा आप बड़े ही इनोसेंटली आप बात कर दो कि अरे वो आए थे, वो साइंटिस्ट आए थे वो बड़े बड़े बालों वाले, बस इतना बहुत है। क्यों आए थे साइंटिस्ट, क्यों आए थे? तो हमने तो उसको ऐसा कामोफ्लैज दिया कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, टेम्परेरी टेंट में रहेंगे लोग, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ऐसा दिखाना है कि यहाँ सैनिक वैनिक हैं, कुछ अपना वॉर सिमुलेशन कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं है इसमें, ये दिखाना है। तो इसलिए घर में नहीं बताना कि आप कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, एकदम ब्लैकआउट कि आप किधर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता।
नाम बदल लिए, जैसे कलाम का नाम आपने बताया, मेजर पृथ्वी एंड सो ऑन, है ना? तो ऐसे सबका नाम बदला अलग-अलग। डॉक्टर कलाम का भी नाम बदला और जितने भी साइंटिस्ट थे सबको अलग-अलग नाम दिए गए। लोगों ने थोड़ी अपनी हुलिया भी बदल दिया कि उस हिसाब से रहें कि लोग पहचान ना पाएँ, विजुअली पहचान ना पाएँ। So all that stuff was done and remember these are not soldiers, they are scientists and they are reasonably old people. 50 डिग्री की गर्मी में टेंट में रह रहे हैं। 1998 में डॉक्टर कलाम would have been 57 years old, है ना? No, 57 नहीं, 67 years old. 1931, 67 years old. तो आप ये सोचिए कि 65 साल 70 साल के आसपास पहुंचने वाला व्यक्ति 98 में ही इज लिविंग इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट, है ना? इज सो सेलिब्रेटेड, उस समय पद्म विभूषण हो चुके थे वो शायद, एंड ही हैज टू लिव इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वही सब ऑफ इंडिया का टाइटल मिल चुका था। फेमस है भाई, कोई भी देख के पहचान लेगा। हाँ, तो छुप के भी रहना है, छुप के रहना है, टेंट में रहना है और डेजर्ट में रहना इज नॉट ईजी। और ना दिन में आसान होता है, आप पता नहीं रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन आप रहेंगे तो आप ना दिन में आसान होता है, गर्मी बहुत होती है। तो बोलता रात में आसान है, रात में भी बहुत मुश्किल होता है। डेजर्ट में यू गेट दीज स्ट्रेंज एनिमल्स, हाफ ऑफ देम आर पॉइजनस एंड दे रोम अराउंड। रात में निकलते हैं, हंटिंग होती है, हाँ। तो रात में स्कॉर्पियंस हंटिंग करते हैं, स्नेक्स हंटिंग करते हैं, सो दे ऑल कम। अब वो तो उनकी जगह है ना, आपकी जगह थोड़ी ना है। करेक्ट। सो यू हैव टू डू दैट। प्लस आपको गड्ढे खोदने हैं बड़े बड़े, आपको डिवाइस डालनी है, आपको इक्विपमेंट टेस्टिंग में डालना है, और आपको ऐसे डालना है कि सैटेलाइट आ रहा है तो आपको छुपाना भी है कि गड्ढा है, इसके ऊपर कैमल की गोबर डाल दो, बोरा डाल दो, कुछ डाल करके मिट्टी उट्टी करके। तरपाल, जो डेजर्ट ताप बोलते हैं जिसको। ज्यादा बड़ा भी नहीं डाल सकते ना आप, तरपाल डाल दो, वो दिखता है, नेचुरल होना चाहिए ना। जो CIA का सैटेलाइट निकल रहा था उसका इतना जूम इन पावर था कि वो 4 इंच की नंबर प्लेट पे से नंबर पढ़ सकता था कि गाड़ी का नंबर। मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स हैं, वो सब पढ़ लेंगे। तो वो तो बस आदमी नहीं पहचान पाता, बाकी सब कर देता। हाँ, सो एंड दे न्यू इट। सी, पोखरान वाज नॉट अननोन टू देम। यस। पोखरान उनको पता था, लास्ट टाइम इन्होंने यहीं पे किया था, और कुछ तो लग ही जाता है आइडिया कि कुछ तो चल रहा है। का आपको क्या लगता है कि सेम साइट क्यों सिलेक्ट करी हमने? सेम साइट नहीं, सेम एरिया है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम गड्ढे पे कर दिया। सी, वी नीड अ प्लेस वेयर वी कैन डू इट ना। और वो फेवरेबल है वो जगह उसके लिए। अब वहाँ कोई होना नहीं चाहिए, पहली बात, वहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पहुँचना भी आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे नेचुरल विध्वंसकारी आंधियाँ चल रही हैं, हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए कि सब उड़ गया, उजड़ गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर रेत होनी चाहिए, क्योंकि रेडिएशन इफेक्ट दूर तक जा सकता है। हाँ, और आप कोई मामूली बम नहीं टेस्ट कर रहे हो, आप थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कर रहे हो। इट्स नॉट इवन अ नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब। सो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस इज वेरी पावरफुल, इट्स मोर पावरफुल देन अ यूरेनियम या प्लूटोनियम का बॉम्ब। तो आपको वो भी टेस्ट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मद्देनजर रखनी है। और भारत एक हाईली पॉपुलेटेड देश है, आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ सिविलियन हटाए ना, वहाँ हो ही ना सिविलियन, क्योंकि अगर सिविलियन होंगे और हटाओगे तो वही पता लग जाएगा कि कुछ हो रहा है। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू पोखरण। एंड आर्मी के कंट्रोल में होना चाहिए, रिलेटिवली सेफ होना चाहिए। अगर कल को दुश्मन देश कुछ उसमें हरकत करने की कोशिश करे तो वहां से भी बचा लो, हाँ, उनसे भी दूर होना चाहिए और अपने वालों से भी दूर होना चाहिए। सो यू नीड टू हैव दोज थिंग्स। और इंडिया के पास ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास वो प्रिविलेज है। जैसे फ्रांस को टेस्ट करना था तो उसने कहाँ टेस्ट किया? फ्रांस में थोड़ी ना किया, उसने जाके अल्जीरिया में टेस्ट कर दिया। यूएस को टेस्ट करना था तो वो डेजर्ट था, न्यू मैक्सिको का, इतना बड़ा है, कोई होता ही नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ कर लिया। रशिया के पास आर्कटिक है पूरा, वो कहीं भी टेस्ट कर लेगा। चाइना के पास जगह ही जगह है, इतना बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं उनके। सो एवरीबडी हैज समथिंग एक्सेप्ट इंडिया, विच इज अ हाईली पॉपुलेटेड रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री। हम चाइना से छोटे हैं, हम रशिया से छोटे हैं, हम यूएस से भी छोटे हैं। सो वी हैड टू बी वेरी कॉशियस, तो इसलिए हमें पोखरण चूज करा। मैं उसमें देखा कि दिन में सारे साइंटिस्ट क्रिकेट खेलते थे ताकि लगे मिलिट्री के लोग खेल रहे हैं। वो मैं पढ़ रहा था कि वो वेट करते थे कि अगर डेजर्ट स्टॉर्म आ जाए तो सैटेलाइट में ऊपर से सिर्फ धूल दिखेगी, तो उस समय हम फटाफट काम निपटा लेंगे। काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू ना, आसान नहीं है, क्योंकि हमने सीखा ना लेसन। हमने लेसन सीखा एक्चुअली जब हम अग्नि लॉन्च कर रहे थे 1989 में, उस समय अमेरिकन को पूरा पता लग गया था कि कब होने वाला है। दे सॉ एवरीथिंग, और उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि रोक दो। वो तो सेशन और डॉक्टर कलाम थे जिन्होंने मिनिस्टर को बोल दिया कि ये तो नहीं रुक सकता आप। क्या क्या हुआ था? ये छोटा सा एक वी वर ट्राइंग। सो जब प्रेशर पड़ रहा था यूएस प्रेसिडेंट से कि हमें सब पता है, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फोन गया। कॉल आ गया, राजीव गांधी जी थे तब। सो देन उन्होंने कहा रोक दो।
प्राइम मिनिस्टर इज द ओपिनियन कि वी शुड पॉज एंड डू इट, स्लाइटली पोस्टपोन इट। हमारा उसका मतलब फिर आप नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर आप एक दिन रुक गए तो अगले दिन तो इतना प्रेशर डालेगा, वो इतना प्रेशर डालेगा कि आप साल भर कुछ नहीं कर पाओगे आप। 74 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट हम कर पाए 98 में। सो 24 साल का वेट है, जिंदगी निकल जाती। So then Session called up Kalam and said, Session was the cabinet secretary and Dr. Kalam was the project director. So he called up, Session ji called up Kalam साहब and said कि प्राइम, जैसे रात के 2 बजे और सुबह 7 बजे लॉन्च होना है, कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कैन वी पोस्टपोन दिस लॉन्च, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो देन सेशन सेड कि बट कलाम फेल्ट साइलेंट, ये क्या हो गया, सामने मिसाइल है, अब क्या करें, यही बज रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं, 4 घंटे में लॉन्च करना है। कलाम सेड कुछ नहीं बोले। फिर सेशन ने बोला कि बट कलाम यू टेल मी, इज दिस मिसाइल एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब सेशन बहुत तेज ब्यूरोक्रेट, सबको पता है कि ये जो लाइन है ये रिकॉर्ड भी हो रही है और शायद CIA भी सुन रहा है और शायद प्रधानमंत्री भी बाद में सुनेंगे। तो ऐसा बोलना है कि समझने वाला को समझ में आ जाए कि क्या बोलना है। हाँ, हमने क्या बोला मुझे समझ में आए और आपको समझ में आए, लेकिन ये सुने उस रिकॉर्डिंग को, तो समझ में नहीं हुआ क्या। सो देन कलाम गॉट इट, ही सेड या सर, मिसाइल इज नो रिटर्न, आई कांट डू एनीथिंग नाउ। सो ही सेड ओके, आई विल टेल द प्राइम मिनिस्टर इन द मॉर्निंग। ही डिडंट वेक अप द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड सुबह 7 बजे लॉन्च हो जाएगी तब मैं बता दूं। हिज पॉइंट वाज दैट। सो सेशन, दैट्स व्हाई सेशन एंड कलाम वर ग्रेट फ्रेंड्स, यू नो, टिल द वेरी एंड ऑफ देयर लाइव्स आल्सो। Because of this thing, Session saved with Dr. Kalam, he saved Agni. So in the same way, just like Homi said, na saved Pokhran 1. उसी प्रकार से now we had learned the lesson. Atal ji was smarter. He said कि secrecy will be a part of this mission now. So जितनी बड़ी सक्सेस न्यूक्लियर टेस्ट करना होगी, उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी न्यूक्लियर टेस्ट को विशेषकर अमेरिकी निगाहों से बचा के रखना। They didn't get an inkling कि हम क्या कर रहे हैं। क्लिंटन was shocked, मतलब he was shocked. CIA का जो पहला बयान आया उसमें उन्होंने बोला we did not see this coming. They denied it initially, तो उनको लगा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे ही तो भूकंप आया। उनको समझ में नहीं आया हुआ क्या। We declared it. अटल जी ने चिट्ठी लिखी थी क्लिंटन को, एक्सप्लेन भी किया था। क्या था उस चिट्ठी में, लीक हुई थी वो बाद में चिट्ठी? हाँ, वो तो खुद ही प्रेस ने लीक कर दी थी ना, यूएस की प्रेस ने, शायद उनके प्रेसिडेंट ऑफिस में भी हर तरह के लोग होते हैं। तो अटल जी said very clearly that look, हमने टेस्ट इसलिए किया है बिकॉज, एंड ही सेड चाइना ने, चाइना फोर्स्ड अस टू डू इट ना, चाइना पाकिस्तान को असिस्ट कर रहा है, वी नो दैट, यू आल्सो नो दैट। आप सब लोग बना रहे हो मेरे नेबरहुड में एक बहुत ही नेगेटिव शक्ति को खड़ा कर रहे हो, तो मैं क्या करूं। फिर पाकिस्तान ने जब धमकी दी थी भारत को कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, तो उन्होंने कहा था एक न्यूक्लियर चला लो, तो पहला तो तुम चला लोगे, बट उसके बाद अगले सुबह पाकिस्तान सुबह नहीं देखेगा। तो वो थ्रेटन भी किया था। अटल जी हैड टू प्ले हार्ड रोल्स ऑन दैट। पहले तो ही वाज वेरी क्लियर कि नो फर्स्ट यूज, पहली बात हम पहले नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो हम ही मारेंगे। ये भी पहली बार इंडिया ने ये बोला कि ये जो है ये नो फर्स्ट यूज का स्टैंड लिया। ये नहीं बोला कि इसको हम जो है बिजली के लिए यूज करेंगे, इसके लिए उसका, उन्होंने साफ साफ बताया इट वाज अ वेपन, एवरीबॉडी न्यू इट, एंड ये डेटरेंट पावर है। एंड दैट वाज वेरी क्लियर। आप आप एक प्लूटोनियम एक्सप्लोजन को बोल सकते हो ये पीसफुल है, बट आप थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाओगे ना पीसफुल पर्पस के लिए, उसका क्या करोगे। सो दैट वी हैड no room to say this, we had no intent to say this. तो ये जो लॉन्च जब हुआ था तो 5 आपने बताए थे हम टेस्ट करने वाले थे। ये 2 डेट्स आती हैं 13 मई और 15 मई पोखरान 2 में। तो 5 टेस्ट हमारे सक्सेसफुल हो गए थे, ऑल 5 5 सक्सेसफुल, अंडरग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुल, और हमने उसका सिमुलेशन मॉडल भी बना लिया था कि भविष्य में हमें ऐसे टेस्ट करने की आवश्यकता जल्दी नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि अब हम उसके उतना डेटा था हमारे पास कि हम उसका सिमुलेशन मॉडल कर सकते थे। हम उसको एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। वी डोंट नीड ह्यूज एक्सप्लोजन, क्योंकि क्या होता है जब एक्सप्लोजन होता है तो आप अर्थ की जो सीस्मिक एक्टिविटी है उससे आप मेजर करते हो कि इसका यील्ड कितना है। अब उसकी जरूरत नहीं है, वी नो इट वर्क्स। सो इसलिए, एंड वी ऑल्सो नो हाउ टू सिमुलेट इट। तो उतना डेटा क्योंकि हमने खुद बनाया, पाकिस्तान के पास अब नहीं है। उसने इसका उठाया, उसका चुराया, वो थोड़ा नीदरलैंड से उठाया उसने, किसी का उठा उठी बना लिया।
और so they don't have that capability. हाँ So that is how it was. In fact, very interestingly, हमने टेस्ट किए दो, हमने सारे टेस्ट सक्सेसफुल थे. We did thermonuclear, we did fission bomb, and we did the nuclear bomb. We did the thermonuclear bomb. Everything was successful. उसके बाद भी CIA got into the other side of the action. They started saying कि इंडिया का thermonuclear was low yield. Yield कम है, इसका वो नहीं आया. पहले तो बोल रहे थे किया नहीं. फिर बोल रहे थे अरे हम तो अचंभित रह गए कि कैसे, ये तो धोखा हुआ है. हाँ धोखा हो गया, नजरों का फेर है, हमसे कैसे गलती हो गई. फिर सैंक्शन लगा दी. हाँ फिर चिट्ठी दी भारत ने कि भाई तुम ही तो चाइना को पनपा रहे हो, तुम ही तो पाकिस्तान को F-16 दे रहे हो, और चाइना ही तो दे रहा है. चाइना का तो नाम लेके अटल जी ने लिखा था. हाँ. सो देन वो चिट्ठी भी लीक कर दी. अब वो अमेरिका ने लीक कर दी या किसने लीक कर दी, वी डोंट नो. उसके बाद कहते हैं कि नहीं किया तो है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है. यू सी दैट इज द काइंड ऑफ वेस्टर्न माइंडसेट. पहले रोकेंगे, फिर इग्नोर करेंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे, फिर सैंक्शन लगाएंगे, फिर कहेंगे कि ये बदमाश हैं, बुरे लोग हैं, और फिर प्रोटेस्ट कराएंगे सड़कों पे एंटी इंडियन, और उसके बाद कहेंगे नहीं वो टेस्ट तो खराब था. मतलब टेक वन साइड. या तो सक्सेस था, और अगर फेलियर था तो सैंक्शन क्यों लगाई? फिर तुम्हें पड़ी गया. फिर क्या प्रॉब्लम, फिर तो हम फेल है ना. फेल आदमी को कौन सोचता है कुछ. तो दे सेड कि नहीं इसका यील्ड कम है. तो 50,000 तरह की थ्योरीज लगानी शुरू कर दी कि नहीं कलाम को तो एटॉमिक नहीं आता, ये मेजरमेंट गलत है, ये इक्विपमेंट ख़राब है, दुनिया भर की बातें. एंड वी हैड टू क्लैरिफाई दैट बिकॉज हमें अपने लिए भी दिखाना है. थर्मोन्यूक्लियर की यील्ड वो कह रहे थे कि नहीं ये 25 किलोटन है, 45 नहीं है, विच इज स्टिल अ लॉट बाय द वे, बिगर देन योर हिरोशिमा एंड नागासाकी. बट द फैक्ट वाज कि जो पोखरान का एरिया है उसकी जो रॉक्स हैं दे आर क्वाइट सॉलिड. One of the reasons why Pokhran has to be chosen is because of that, the rocks है. वो काफ़ी सिस्मिक एक्टिविटी अब्जॉर्ब कर लेती हैं. सो अगर कोई बाहर बैठ के वो सैटेलाइट से मेजर कर रहा है, कहीं और से मेजर कर रहा है, दे विल नॉट गेट द राइट रिजल्ट. हाँ बिकॉज वो रॉक्स अब्जॉर्ब करती हैं, विच इज़ ऑल्सो यूजफुल. आप दूसरे को कन्फ्यूजन में रखना चाहते हो, और वो जगह स्ट्रांग है, अर्थ जो है ना वहाँ की स्ट्रांग है. सो anyway, India became the nuclear test thing and nuclear power. Pakistan immediately became a nuclear power. What does that mean? It means Pakistan had imported nuclear weapons. आप इतनी जल्दी नहीं बना लोगे. हाँ एक के बाद एक 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए उन्होंने. 6 किए. क्यों 6 किए? क्योंकि एक पहले किया था हमने, फिर 5 हमने किए, तो मैच करने के लिए 5 + 1 = 6 कर दिया, तो हमने 6 टेस्ट कर लिए. What does this show? Pakistan did not test its indigenous technology. It had a nuclear explosion devices and they just detonated it. अब उनको कहाँ से न्यूक्लियर बम आ रहे हैं ये तो आपको और मेरा गैस है, और अटल जी ने चिट्ठी में भी लिख दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है. हम सबको पता है किधर से आया. उनका डिलीवरी मैकेनिज्म F-16 था, वो किधर से आया वो भी हमें पता है, सबको पता है. F-16 के नाम से ही आपको पता है, गूगल करोगे समझ में आ जाएगा. सो पाकिस्तान गॉट अ सेकेंड हैंड न्यूक्लियर बॉम्ब एंड अ सेकेंड हैंड डिलीवरी कैपेबिलिटी. capability, and then it traded this nuclear technology with North Korea to get missiles, which शाहीन मिसाइल और सब उन्होंने ऐसे ही नॉर्थ कोरिया ट्रेडिंग करके बना लिए. फिर उन्होंने वही ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग ईरान के साथ करी, और ईरान को उन्होंने इन अ वे, ईरान वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर. फिर वो सद्दाम वाला जो वॉर हुआ, ईरान इराक वॉर, उसके एंड में, वो भी 80s में चला और 80 के एंड में ख़त्म हुआ, तब ईरान गॉट सीरियस कि हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चाहिए. तो ईरान को भी पाकिस्तान ने प्रेरित किया. आज उसका खामियाजा सब भुगत रहे हैं. There's a war going around. So this is India's nuclear mission compared to Pakistan's nuclear mission. Pakistan never said कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे. इनफैक्ट उल्टा बोलता है, कहता हम तो पहले ही यूज़ करेंगे साहब. और जैसे ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम आ गया, जहाँ से भी आया, और इंडिया के पास भी है, और उनसे बड़े बम है, मतलब वी हैव थर्मोन्यूक्लियर, दे डोंट. पहला काम क्या किया, इनफैक्ट जब पाकिस्तान टेस्ट कर रहा था, सो देयर इज दिस थ्योरी व्हिच सेज कि क्लिंटन wanted Pakistan to hold back. So the Chinese bomb है, use it. Don't test it. And he offered something like $4 billion. आज के टर्म्स में काफ़ी है, मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत है ना. तो आज के टर्म्स में 20 बिलियन या 15 बिलियन डॉलर के आसपास. तब वो लोन मांग रहे थे अभी कुछ दिन. लोन तो उससे कम है. लोन तो वो 1.5 बिलियन का मांग रहे हैं ना आज के टाइम में. वो 1990 की मैं बात कर रहा हूँ. एंड पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, दे वांटेड टू टेक इट.
कि टेस्ट वेस्ट छोड़ देते हैं, पैसा ले। छोड़ो, इसका पैसा ले लेते हैं। ये एक्चुअली पाकिस्तान के जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने भी क्लेम करा कि नवाज शरीफ नेवर वांटेड टू डू दिस टेस्ट। नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पैसे ले लेते हैं एंड पैसे लेके खुश रहते हैं। बट द आर्मी डिड नॉट लेट हिम। द आर्म्ड फोर्सेस अंडर परवेज मुशर्रफ थे। देयर वाज अनदर जनरल उस समय, परवेज मुशर्रफ आई डोंट थिंक वाज द आर्मी चीफ, बट ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स। वो नवाज शरीफ को उन्होंने फोर्स किया कि यू शुड टेस्ट इट, एंड देयर इज दिस थिंग कि नवाज शरीफ स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। Army did it. 99 came next year, Kargil happened. The army did not tell the civilian government and they just invaded India. They got rattled and shattered and beaten back. वो अलग बात है। And the Clinton's relation भी खराब हो गया शरीफ का। और उसके ही शायद 1-1.5 साल बाद नवाज शरीफ was out of power and Pakistan came under military dictatorship. Yes. शरीफ came into power. So जो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट से शुरू हुआ वो पाकिस्तान को अल्टीमेटली एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ढकेल गया। तो उसका बिना न्यूक्लियर बम चलाए अटल जी और कलाम और नरसिम्हा राव भी इसमें क्रेडिट वी शुड गिव हिम। पाकिस्तान की सरकार ही डार्क एजेस। Pakistan was sent into dark ages by without even using nuclear bomb, and Pakistan remained. Since then, Pakistan has remained in dark ages. उसके बाद से पाकिस्तान ना तो इकोनॉमिकली कभी उभर पाया। नवाज शरीफ के बाद परवेज मुशर्रफ वाज अ वेरी बैड मिलिट्री डिक्टेटर। पाकिस्तान की सारे रिलेशन खराब कर दी मुशर्रफ ने। पाकिस्तान केम अंडर इट्स ओन टेररिज्म, खुद ही टेररिस्ट में फंस गया। फिर 9/11 हुआ और पाकिस्तान बिकेम अ टोटल पपेट स्टेट ऑफ यूएस। और उसके बाद से जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। ओसामा कभी निकल आता है, कभी वो दुनिया भर के आतंकवादी वहाँ अपना डेरा डाले बैठे हैं, कहीं और नहीं मारते हैं तो उन्हीं क्या मार देते हैं। और उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो इकोनॉमिक गैप है वो कभी भर नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ढंग की गवर्नमेंट ही नहीं बना पाया। उसके बाद कभी नहीं बना पाया और आने वाले समय में लगता भी नहीं है कि अगले 10 साल में बना पाएगा। अभी भी जो बैठे हैं वो नवाज शरीफ के भाई हैं। नवाज शरीफ के ब्रदर इज देयर, बट देन लुक एट द गाय। मतलब उसका वीडियो ही आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी दोबारा से ऐसा लग रहा है, अभी तो यूएस जो है मिलिट्री चीफ को बुलाया जा रहा है। देखिए वो सब क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या पता क्या बात करी। हाँ, उसको डांटा, उसको बोला कि तुम्हें ये करना है वो करना है, ये किया है तो उससे बोला कि तुम अपने सीक्रेट्स मेरे को सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हें अभी यहीं से जाने नहीं दूंगा। हाँ, क्या आपको क्या पता क्या बात हुई। ईरान एंड पाकिस्तान हैव आल्सो फॉट अ लॉट। बीच में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। ईरान ने काफ़ी पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, फिर ईरान ने फिर रिटेलिएट किया था। सो देयर वाज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। छोटा सा था लेकिन था। सो पाकिस्तान इज अगेन वही हालत है जो अफगानिस्तान में हुई थी कि ज़बरदस्ती का पार्टिसिपेंट बनने वाला है। हाँ, अगर इन्होंने ईरान के साथ वॉर किया तो अब जब तक हम लोग बात टेलीकास्ट करेंगे तब तक ये इशू का रेजोल्यूशन तो आ चुका होगा इस तरफ या उस तरफ। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान जब ईरान पे उनको इंटेलिजेंस चाहिए तो वो बुला रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या एयरफोर्स चीफ को। आई डोंट थिंक वी शुड बॉदर अबाउट इट। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो मतलब आप ये सोचो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं पूछा उन्होंने, उनको विश्वास ही नहीं है कि पाकिस्तान में चला कौन रहा है ना। अगर आपको किसी कंपनी से बात करनी है तो आप उसके सीईओ से बात करोगे। अगर आप जानते हो सीईओ को और आप इतनी बहुत बड़ी कंपनी हो तो आप सीईओ से पूछोगे ना, आप उसके चीफ सिक्योरिटी। हाँ, आप उसके उसको ना पूछोगे अच्छा वो जो उस कमरे में बैठता है मैं उससे सीधे बात करूंगा क्योंकि मेरे को सीईओ पे ट्रस्ट ही नहीं। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। कौन किससे कितनी ब्राइब ले रहा है पता ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर होता है, उनके चीफ जो है यूके भाग जाते हैं। दूसरा कुछ ऑपरेशन होता है तो उनके एयरफोर्स चीफ को अमेरिका जाना पड़ता है। सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, वेदर दे बीइंग ब्राइब्ड, वेदर दे बीइंग coerced, whether they're being intimidated. So we don't know. I'm sure it's उनको बिठा करके उन्होंने माइंड डाइन नहीं कराया होगा, कुछ काम होगा और बोला होगा. So I don't think Indians should get upset at all this. We know our place. We are a strong, fundamentally strong country which have very scientific ability. हमारे टारगेट्स क्लियर है. हमें अपने आप को एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास थोरियम है और उसको हम स्प्लिट करके बहुत सारी एनर्जी और हम बहुत सारा अर्थव्यवस्था उसमें सुधार करेंगे अपनी, जिससे हमारी लास्ट माइल जो जहाँ ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ की हम वहाँ पहुँचा पाएंगे, जिससे हम उन मेजर मिशंस को अंजाम देंगे जिसमें एनर्जी लगती है.
जिससे हम अच्छे साइंटिस्ट बनाएंगे, हम अच्छे इंजीनियर्स बनाएंगे, हम अच्छे डॉक्टर्स बनाएंगे। हम दुनिया में अपना जहाँ पे भी कमी है हमारी, चाहे वो न्यूट्रिशन में इशू हो, चाहे वो हमारी हेल्थ केयर में इशूज़ हों, उन सबको हम रिजॉल्व करेंगे उस पैसे से। दैट्स आवर पाथ, वी हैव टू गो देयर। दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन, यस। है ना। वो पाकिस्तान इज क्या है, वजूद की लड़ाई लड़ रहा है वो, यही नहीं समझ में आ रहा है क्या। सो वी शुड बॉदर अबाउट दैट। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। 2008 की जो न्यूक्लियर डील है और जो 2016 और 2024, ये 3 सिग्निफिकेंट साल आते हैं कोइंसिडेंटली 8 साल के बाद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? 2047 जैसे आपने बताया, मिशन थोरियम, कि हमें थोरियम को हार्नेस करना है तब तक, और अपना जो भी इंडिया की पूरी एनर्जी नीड है और शायद जो ग्लोबल एनर्जी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, बिकॉज थोरियम हमारे पास जो है थोक के भाव में। 2008 और 16 और 24, ये 3 साल क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है, माइलस्टोन्स है? तो देखिए, हमें हमें क्या करना है, आवर गोल इज वेरी क्लियर। 70 साल पहले होमी भाभा गेव अस द 3 स्टेप न्यूक्लियर प्लांट, जो प्लान है हमारा। स्टेप 1 इज टू बिल्ड आवर ओन रिएक्टर। स्टेप 1 के पहले भी हमें न्यूक्लियर पावर को यूज करना है, दूसरों के साथ बैठ के रिएक्टर बनाएंगे, उनसे सीखेंगे, तभी तो स्टेप 1 करेंगे। 2008 में हमने क्या किया कि वी सिक्योर्ड अ डील विद द यूएस, वो 123 हाइट पैक्ट, आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। हमारा बहुत ऑपोजिशन था उस समय, और उस समय काफी फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट भी थी, मतलब उस समय वो समझ ही नहीं आई थी किसी को डील। अब वो गवर्नमेंट देखिए क्या थी कि दैट मनमोहन सिंह वाज इन पावर एंड इट वाज कई लोगों की मिलीजुली सरकार, और सब जितने मिले-जुले लोग थे सब अलग-अलग भागते थे। उसमें कुछ ऐसी पार्टियां थी घटक जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं न्यूक्लियर आर्मामेंट को और न्यूक्लियर पावर को इन जनरल, जैसे वामपंथी हैं जो लेफ्टिस्ट, दे डोंट सपोर्ट इट। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज सोवियट्स और चाइनीज तो खूब करते हैं, हम क्यों ना करें। तो यहाँ आकर के ऐसा क्या हमें मतलब कौन सा वायरस लग जाता है कि हम न्यूक्लियर एंटी हो जाते हैं। तो ये तो पीसफुल था भाई, पीसफुल न्यूक्लियर तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, बट चलिए उनकी आइडियोलॉजी। एंड देन देवर सम फेंसिटर्स, इनको समझ में ये नहीं आ रहा था, उनको ये तो पता था कि न्यूक्लियर अच्छा है, बट ये अमेरिकन डील अच्छी है या नहीं है, ये किसी को इतनी साइंस नहीं समझ में आ रही थी। हाँ। तो and then there were these organizations, these so-called environmental organizations, who had no knowledge of science, but they only knew कि जो करे उसका अपोज करो। So there was a lot of push and pull. उस डील में there were certain people, like जैसे मुलायम सिंह जी थे, they went to Dr. Kalam and they asked कि साहब आप ही पे विश्वास है, हम तो हर तरह की बात सुन रहे हैं, लेकिन आप बताओ क्या करना चाहिए। यानी कि एक ये एक पॉलिटिकल विल था कि देखो, हमें नेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं करना, लेकिन ये गोरों पे विश्वास नहीं है हमें। इंटेंट किसी का बुरा नहीं था, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। इंटेंट सबका अच्छा था, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वामपंथियों का इंटेंट खराब था। इंटेंट सबका अच्छा था, रास्ते सबको अलग दिख रहे थे, और कुछ को कुछ रास्ते में लग रहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि इतनी साइंस मुझे नहीं समझ। हाँ। ये साइंस, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स तीनों का संगम था। तो इसलिए they asked, many of them went to Dr. Kalam and they asked him his opinion. तो उनका मत यही था कि अभी राष्ट्र के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें तो इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा। थोरियम मत भूल जाना इस प्रोसेस में, मतलब ये यूरेनियम जरूरी है, अभी ले लेते हैं, बट यूरेनियम का नशा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि थोरियम ही हमारा रिडेम्पशन है। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका आपको फ्यूल दे रहा है, उसका कारण भी है ना, तो उसको पैसे चाहिए, सिंपल सी बात है। बट वो कोई दानी ज़्यादा थोड़ी ना है, वो ये कह रहा है कि भाई मेरा रिएक्टर यूज़ करना, मेरी कंपनीज को प्रमोट करना, थोरियम से दूर रहना। तो जब डील साइन हुई तो ये सब चीज़ें नहीं थी। वी डिड नॉट गिव इन, हमने कोई गिव इन नहीं किया। हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, हमने उसके बाहर रह करके भी ये काम कर लिया। सो वी वर protected from all sides. So it was a great deal India got. I think George Bush थे, George Bush was the president of US then. तो अच्छा है, we got the fuel and interestingly 2016 में सो ये जब ये फ्यूल आया था तो हम स्टेज 1 में थे, जहाँ हमें यूरेनियम मिल गया और प्लूटोनियम उससे बाय प्रोडक्ट बनाने। प्लूटोनियम एक स्टेज 1 में नहीं थे, स्टेज 1 में तो हम अपना रिएक्टर बनाएंगे ना। हाँ, हम स्टेज 1 की तरफ जा रहे थे। हाँ। तो स्टेज 1 की तरफ जब हम जा रहे थे तो, लेकिन अभी हम रिएक्टर नहीं बना पा रहे थे।
तो रिएक्टर फिर हमने कुडानाकुलम में जो सबसे एडवांस रिएक्टर हमने अभी इंस्टॉल किया, दैट वाज कुडानाकुलम। 2016 2016 में ऑपरेशनल हो गया। हालांकि आई रिमेंबर आई वाज विद डॉक्टर कलाम बैक देन, 2011-12 के आसपास की बात है, एंड वी रोट 2.5 पन्ने का आर्टिकल इन द हिंदू। मेरे ख्याल में हिंदू के इतिहास में इससे बड़ा या किसी भी अखबार में 2.5 पन्ने का एडिटोरियल एक नहीं निकला होगा। इट इज़ अवेलेबल इन द हिंदू, नवंबर 2011 का आर्टिकल है, को-ऑथर्ड आर्टिकल। हमने लिखा था न्यूक्लियर पावर इज आवर गेटवे टू अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। उसमें हमने ये पूरी बात करी कि क्यों अभी यूरेनियम करना है, क्यों अभी कुडानाकुलम चाहिए। फुकुशिमा हुआ था तब, उसके जस्ट बाद की बात है। तो फुकुशिमा डिजास्टर को कुछ ऐसे इंडियन ग्रुप्स ने उछाल करके ये दिखा दिया कि कुडानाकुलम में भी ऐसा ही होगा। तो जब हम कुडानाकुलम में गए एंड वी विजिटेड, एंड आई रिमेंबर डॉक्टर कलाम 4 बजे रात में सोए थे, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2 घंटे सोए थे वो उस दिन, एंड ही इज 80 समथिंग ईयर ओल्ड। ऐसे ऐसे अफवाहें कि इससे जो पानी निकलेगा वो रेडियो एक्टिव होगा, उससे सारी मछलियां मर जाएंगी। तो सारे मछुआरे खड़े हो गए कि अरे हमारी लाइवलीहुड चली जाएगी। फिर इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, ये पूरा गांव 500 किलोमीटर तक उड़ा देगी, सब मर जाएंगे। वो हिरोशिमा की फोटो दिखा दिखा के कि फिर फुकुशिमा। फिर एक तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि इससे सुनामी आ जाएगी। मतलब कैसे आ जाएगी वो बताने का कोई जहमत नहीं करेगा, लेकिन सुनामी आ जाएगी इससे। सो द काइंड ऑफ नॉनसेंस व्हिच वाज सेड कि इसके पास जाओगे तो रेडिएशन से मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा इससे, इस तरह की चीजें वाज स्प्रेड एंड पीपल गॉट स्कैर्ड। कुडानाकुलम को 2011-12 में रोकने की कोशिश करी गई। इसमें विदेशी शक्तियां शामिल थी, क्योंकि अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि एक रशियन प्लांट में हमारा फ्यूल यूज करोगे। अब डील तो साइन कर दी, तो दे वर अपोजिंग कि इंडिया को ये कुडानाकुलम ऑपरेशनल नहीं करने देना है। तो सोशल मूवमेंट यूज किया उन्होंने। अल्टीमेटली डॉक्टर कलाम वाज देयर, आई वाज देयर, वी हम गए वहां तक, एंड देन इट क्वेल डाउन। और 2016 में कुडानाकुलम बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स है। उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि वो जो प्लांट बना उसमें 2 चीजें हो गई। एक तो प्लांट बना, अच्छी बात है, पब्लिक, इंडियन पब्लिक इन जनरल गॉट टू नो कि ये अच्छी चीज है, इन साइंस इट्स गुड। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि हमारा जो लोकल इंडिजीनियस वर्कफोर्स था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का या डीएई का, वो ट्रेंड हो गया हाउ टू हैंडल एंड मेक रिएक्टर्स। सो 2023-24 में जब हमने गुजरात में काकरापार में वी मेड आवर ओन रिएक्टर, दैट कॉन्फिडेंस एंड दोज पीपल वर यूजफुल। और अभी आपको लग रहा है अरे यार 70 साल में हमने जो है स्टेज 1 क्लियर करी, बट हम स्टेज 2 और स्टेज 1 साथ ही कर रहे हैं। सो स्टेज 2 क्लियर जो टेस्ट है, अभी टेस्ट रूप में ही क्लियर होगी, वो इस साल के एंड या अगले साल के शुरू तक हो जाएगी। वो एक कंट्रोल्ड रिएक्टर है, इट्स अ स्मॉल रिएक्टर, बट एटलीस्ट चल तो रहा है। ब्रीडर रिएक्टर हम बना रहे हैं तमिलनाडु में, फिर हम स्टेज 3 की तरफ जाएंगे। तो दिस इज ऑल जर्नी ऑफ अ नेशन through a lot of ifs and buts and challenges and opportunities and great scientists who left everything and served, and then they died in mysterious ways. They've all played a role in this. So कहानी बहुत दिलचस्प तो है, लेकिन कहानी ये science aside, this is a story of a nation and its people जो refuse करते हैं हार मानने से। और इसमें सर एक चीज़ और जो हर पॉइंट इन टाइम पे बहुत काम आई हमें, जो एपीजे अब्दुल कलाम की नेशनल एंड इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी थी। जैसे आपने बताया कि 99 के बाद डिनाई करा गया सक्सेस को, उसके बाद 2008 उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके वर्ड के ऊपर जो है ऑपोजिशन पार्टीज ने आगे बढ़ने दिया। जैसे आपने बताया 2016 जहाँ पर जब उन्होंने एड्रेस करा लोकल जनता को, मीडिया को, तो ये बहुत सारे सोशल कंसर्न जो है साइड हुए और प्लांट स्टार्ट हो पाया। दैट इज़ द पावर ऑफ 1 पर्सन। एंड आई थिंक जैसे आपने सही कहा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है इंडिया को यहाँ तक पहुँचाने में। ये जो फेज़ 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचाने में। अच्छा, ये नीड हमें ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में साइंस और साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को एक प्रखर, मुखर और इम्पोर्टेंट वॉइस दें, है ना। कंट्री शुड जो सबसे टॉप लीडरशिप है, दैट हैज़ टू हैव अ प्लेस विज्ञान के लिए और वैज्ञानिक के लिए।
हर वैज्ञानिक शायद डॉक्टर कलाम जैसा इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर के नहीं हो, उतना अच्छा लिखते ना हो या इतना अच्छा बोलते ना हो, होमी भाभा जैसे कन्विंसिंग ना हो। होमी भाभा वाज आल्सो अ वेरी वेल स्पोकन मैन, उनके स्पीचेस बहुत ही अच्छे होते हैं। सो वाज विक्रम साराभाई, होता ना हो। लेकिन उनके काम की इज्जत और प्रशंसा करते हुए उनको नेशनल पॉलिसी मेकिंग में स्पेस देना आवश्यक है। तब तो देश हर रूप से, हर साइड से आगे बढ़ेगा। अदरवाइज विल फॉल विक्टिम टू अ पर्टिकुलर माइंडसेट, है ना? वो नहीं हो जाना चाहिए। हम विज्ञान को इग्नोर करके देश तरक्की नहीं करेगा। ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं, ये बात सभी जानते हैं, हम्म, बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों को पॉलिसी मेकिंग में एक पिवटल स्थान पे रखना इम्पोर्टेंट है। कलाम ने, डॉक्टर कलाम बिकेम कलाम बिकॉज साराभाई enabled that. साराभाई became साराभाई because होमी भाभा enabled that. सो होमी भाभा ने साराभाई जैसे लोगों को बनाया, साराभाई ने धवन जैसे लोगों को बनाया, धवन ने डॉक्टर कलाम जैसे लोगों को बनाया, और वो चेन डाउन द चेन चलती रहनी चाहिए, है ना? तो ये आज भी आवश्यक है। और ये भी सच है कि भारत में आज भी DAE जो है, एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इज रन बाय अ साइंटिस्ट। आज की डेट में भी एक साइंटिस्ट है। भारत में PSA जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, इट्स अ वेरी सेलिब्रेटेड पोजीशन, दैट इज आल्सो अ साइंटिस्ट, है ना? सो कुछ पोजीशंस हमने साइंटिस्ट के लिए रिजर्व कर रखी हैं। इसरो के चेयरपर्सन इज ऑलवेज अ स्पेस साइंटिस्ट, इंटरनल होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। सो इसलिए ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू रखना होगा, और तब जा करके हम भारत को, जो हम थोरियम, मैं तो ये नहीं कह रहा था कि 100 साल में भारत थोरियम बना लेगा, मैं ये कह रहा था 100 साल में भारत 100% बिजली थोरियम से बनाएगा। शुरू तो हमें अभी करना पड़ेगा, है ना? तो शुरू जब आप करोगे 2030-20 से शुरू करोगे, 35 में आप कुछ इंस्टॉल करोगे, तब तो जाकर के 2047 में आई इमेजिन इन इंडिया, जिसमें सारा पावर हम थोरियम से बनाएं, दुनिया के सारे गरीब देशों को लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल पे हम थोरियम से एनर्जी दें, हम उसके बलबूते एक डिप्लोमेटिक लीडरशिप की पोजीशन लें, हम UN के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट ही नहीं, सबसे प्रोमिनेंट मेंबर बने, हम भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे 2035 तक, हमारा अपना एक से ज़्यादा हो चुका होगा, 47 तक तो 2-3 होंगे। हम चांद पे अपनी कॉलोनी 2040 में हम पहुंच जाएंगे, 47 तक अपनी परमानेंट कॉलोनी बनाएं, और नेक्स्ट स्टेज में हम दूसरे ग्रहों पे कैसे रहें, इस पे काम करें, वहाँ पे भी यही थोरियम पावर शायद हमें काम आएगी। और नेक्स्ट लीप, बिग लीप दुनिया का क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्यूजन पावर, ऐसी सारी चीज़ों में इंडिया शुड गिव अ टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप टू द वर्ल्ड। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आप, विशेषकर अगर आप इस देश के नहीं हैं, इज दैट भारत ने जब भी वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करी है तो उसको शेयर किया है। उसके जो वेल्थ है, उसके जो फ्रूट्स हैं, हमने उसको जेब में अपनी नहीं भरा, हमने दूसरों के साथ उसको शेयर किया। ये आज से नहीं कर रहे हैं, हम तब से कर रहे हैं जब से हम स्पाइसेस उगाते थे और रोमन साम्राज्य को हम भेजते थे। जब हम नैनो टेक्नोलॉजी से वुड स्टील बनाते थे और हम रोम और सीरिया में भेजा करते थे। तो वी वर ऑलवेज दैट वे। हमने कोविड की वैक्सीन बनाई तो हमने अफ्रीका भेजी। हमने अफ्रीका के लोगों को, जब हमने पेन देखा कि HIV इनके यहाँ कितना फैल गया है, तो वी मेड मेडिसिन फॉर देम, जो आज भी अफ्रीका में 1% रेट पे मिलती है कंपेयर टू जो अमेरिकन कंपनी से मिलती थी। इंडिया हैज सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स फ्रॉम HIV इन अफ्रीका, व्हिच nobody knows. nobody knows about it. Millions of lives we've saved. So हमारा, इसलिए हम बोलते भी नहीं है ज़्यादा, वी आर दैट कंट्री। तो इसीलिए आई थिंक इंडियाज ट्रू पोजिशन, हम विश्व गुरु तो बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर हम विश्व गुरु होते हैं तो हम सब्जुगेट नहीं करते, Hmm. एंड दैट इज बिग, बिकॉज द आइडिया ऑफ इंडिया इज नॉट एक भौगोलिक बाउंड्री। आइडिया ऑफ इंडिया इज एक बहुत बड़ा संसार, उसको वासुदेव कुटुंबकम आप बोलते हैं, जो भी बोलिए, जिसमें सब बराबर हैं और देयर इज टॉलरेंस टू एवरीवन। तो वो इंडिया इज द वे ह्यूमैनिटी शुड मूव। और मुझे लगता है कि हमारा एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, चाहे वो वेपनाइज भी हुआ हो, लेकिन इट वाज डायरेक्टेड एंड इट इज स्टिल डायरेक्टेड एट पीस। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में मरमर चालू कर दिया था, न्यूक्लियर। वी डिडंट से एनीथिंग। मतलब चोट तो हमें पहुंची थी, बोलना तो हमें चाहिए था। वी डिडंट टॉक अबाउट न्यूक्लियर। नोबडी सस्पेक्टेड। किसी फॉरेन मीडिया ने ये नहीं कहा कि इंडिया शायद अपना न्यूक्लियर चला दे, है ना? ईरान को बोल रहे हैं कि अगर होता है ईरान के पास तो इसराइल को मार देगा,
रशिया को बोल रहे हैं शायद यूक्रेन को मार देगा, पाकिस्तान को बोले तो शायद इंडिया को मार देगा, लेकिन इन आर कॉन्फ्लिक्ट विच वी वेंट थ्रू, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, नोबडी इवन थॉट कि इंडिया ऐसा कर भी सकता है। हाँ, दैट इज आवर इमेज। चाहे लोग जितना भी बोले कि हमारा टेस्ट अधूरा है, पूरा है, जो भी बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बट अंदर अंदर सबको पता है कि अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबल अग्रेशन। रिस्पॉन्सिबल पावर है। आर अग्रेशन इज जस्ट एन असर्शन। वी आर नॉट एन अग्रेसिव कंट्री, वी आर एन असर्टिव कंट्री। We would not have done what we did to Pakistan if Pakistan did not do to us what it did. यस, हम अनप्रोवोक्ड नहीं गए थे, हम तैयारी भी करके नहीं बैठे थे कि अगले दिन ही कर दिया, अरे बस मौका मिला, मौके पे चौका। हम तो तैयार बैठे थे कि कोई प्रोवोकेशन हो जाए हम शुरू हो जाएं। हमने टाइम दिया, सोचा हमें क्या करना है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, क्या करें, कम से कम लोग हताहत हों, जल्दी ये खत्म हो जाए। दैट इज आवर प्लान। वी डिडंट गो अराउंड कि ऐसे कुछ भी लगा दो, एंड वी वर रिस्पॉन्सिबल दैट वे। पाकिस्तान वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। दे वर सेइंग कि हम तो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर डराना शुरू कर दिया। दे डोंट अंडरस्टैंड कि तुम न्यूक्लियर करोगे, हम थर्मो न्यूक्लियर कर देंगे, तो मतलब वो जाएगा तो इस्लामाबाद में, लेकिन लाहौर तक साफ हो जाएगा। मतलब उसका यू विल फील इट, भूकंप आएगा वहां तक। सो इसलिए डोंट प्रोवोक इट। बट वही है कि फितरत नहीं बदलती ना, तो कैरेक्टर ऑफ इंडिया इज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। सो इसलिए जो भी सुन रहे हैं, आप पावरफुल तो इंडिया बनेगा, बट रिस्पॉन्सिबल भी बनना है, बढ़ना है। तो हम शुरू से ही थे। और एक मेरे लिए बड़ा टेक अवे है कि अपने बच्चों में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो थोरियम जैसे इंडिजीनियस रिसर्च टॉपिक्स हैं, उसको हमें कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए। एंड आई थिंक आप होमी लैब से वो भी काम बहुत अच्छा कर रहे हो। सो ऑल पावर टू यू। एट एवरी टाइम आई मीट यू आई गेट अमेज्ड बाय योर इंटेलिजेंस, बाय योर डेप्थ ऑफ नॉलेज. I don't think I have met anyone like you, sir, and it's an honor to be in your presence. थैंक यू, थैंक यू। इट वॉज ऑलवेज गुड टू मीट यू एंड आई विश यू ग्रो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि आपके पिछले जो हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, उससे कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए और देखा भी लोगों ने और रिएक्ट भी किया और सीखा भी। सो आई थिंक भारत और भारत के बारे में सीखना हम सबको सशक्त बनाता है। ज्ञान, डॉक्टर कलाम यूज्ड टू से, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। ज्ञान आपको महान बनाता है। तो आज आई होप हमने आज ज्ञान की बातें करी हैं, है ना? सो टेक केयर। Thank you so much. थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे दोनों न्यूक्लियर सीरीज के पॉडकास्ट आपको बहुत बहुत पसंद आए होंगे। अगला पॉडकास्ट होने वाला है सृजनपाल सिंह के साथ, जहां हम अलग अलग देशों के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जांचेंगे, परखेंगे, कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? अगर हो सकता है तो उधर न्यूक्लियर क्या रोल प्ले करेगा? ये पूरा का पूरा डिकोड हम नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। जो भी आपके सवाल हों उसको कमेंट्स में ज़रूर डाल देना। मैं अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ इन्हें ज़रूर कवर करूँगा। तरुण मिनले शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।